यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। आहिर रूह को लेकर बेडरूम में आया, जो इस क्लब में उसने पहले से ही बुक कर रखा था। रूह के ऊपर इस वक्त काफी नशा चढ़ चुका था। वो आहिर के गोद में मौजूद थी। उसने आहिर की गर्दन के चारों तरफ रखना बाहें डाल रखी थी। नशे की हालत में रूह ने आहिर की तरह देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है प्रिंस चार्मिंग, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। रूम में आते ही आहिर ने रूह को नीचे उतार दिया। रूह के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। कौन हो तुम? आहिर ने रूह को दीवार से सताते हुए कहा। आहिर की आवाज सुनकर रूह ने अपनी नजर ऊपर कर आहिर की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को तुम्हारी होने वाली बीवी। यह कहते हुए रूह मुस्कुराए जा रही थी। वही रूह की बात सुनकर आहिर की आंखें छोटी हो गई। उसने रूह को घूरते हुए कहा, और तुम्हें ये किसने कहा? कोई और मुझे कुछ क्यों रहेगा? मैं खुद ही काफी हूँ। रूह ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। आहिर रूह को ही देखे जा रहा था। नशे के कारण रूह के गाल हल्के गुलाबी होने लगे थे। उसकी आंखों में ही एक अलग से चमक दिखाई दे रही थी और उसके वह गुलाबी होंठ जो लगातार फड़फड़ा रहे थे। आहिर ने अपना थूक रखा। वह रूह को देखकर अपना कंट्रोल हो रहा था। उसे अपने बॉडी में चेंज महसूस हो रहे थे। उसका गला सूखे जा रहा था। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये कहते हुए रूह ने अपनी कमर पर हाथ रखा और इधर उधर घूमते हुए आहिर को अपनी बॉडी दिखाने लगी। आहिर ने अपने माथे को हल्के से रब किया और फिर तुरंत रूह की कमर पर अपना हाथ रख उसे दीवार से सटा अपने होठों को उसके होठों पर रखा और रूह को वाइल्डली करने लगा। आहिर ने सोचा था वह खुद को कंट्रोल कर लेगा, पर रूह की ऐसी हरकतें देखकर आखिर में उसने अपना कंट्रोल खो दिया। आहिर के इस तरह अचानक किस करने से एक पल के लिए तो रूह भी हैरान रह गई, पर फिर वह भी मुस्कुराते हुए आहिर को किस करने लगी। माहौल बहुत वाइल्ड था। उसने रूही की पतली सी कमर को अपने हाथों में दबोच रखा था। आहिर के इस तरह किस करने से रूह को प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से वह नशे में थी। उसे ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। आहिर किसी भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा था, जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। भी रूह को कुछ याद आया। वह तुरंत आहिर को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर अब आहिर रूह की कोई भी बात सुनने के मन में नहीं था। उसने रूह के दोनों हाथों को पकड़ पीछे पीठ से लगा दिया। रूह के लिप्स काफी सॉफ्ट थे। उन्हें टच करने से ही आहिर लगभग पागल हो चुका था। वह लगातार रूह के अपर लिप को तो कभी लोअर लिप को शक कर रहा था। रूह गुस्से में अपना मुंह नहीं खोल रखी थी। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर रखा था। ये देखा ही रूह से दूर हुआ। उसने रूह की आंखों में देखते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ बेबी? अपने वुड बी हस्बैंड को किस नहीं करने दोगी? आहिर की बात सुनकर रूह ने मुझसे गुस्से में उसे घूरा और फिर उससे दूर जाते हुए कहा, अंडरस्को बिल्कुल भी नहीं। अभी बाहर तुम्हारे साथ वह लड़की कौन थी जो तुमसे इतनी ज्यादा चिपकी हुई थी? पहले ये बताओ। रूह की बात सुनकर आहिर को याद आया कि कैसे वैदेही को देखकर रूह चिढ़ गई थी। इनफैक्ट वैदेही की वजह से ही रूह उसके पास आकर ऐसे डांस कर रही थी। ये याद करते ही आहिर के होठों पर एक छोटी सी पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थी। आहिर कुछ करता इससे पहले ही उसके कानों में रूह के रोने की आवाज आई। जब आहिर ने उसे तरफ देखा तो वहाँ पर रूह उसे देखते हुए बेड पर बैठी रो रही थी। देखो तुम उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा भी रहे हो, सोचते उसके बारे में हो और किस मुझे कर रहे हो। मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी चटनी बनाने के लिए तुम्हें तमिलनाडु भेज दूंगी। रूह ने रोते हुए कहा। रूह को इस तरह अचानक से रोते देखकर आहिर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वह तुरंत रूह के पास गया। उसने रूह से कहा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। आहिर की बात सुनकर रूह ने रोना बंद किया। वैसे तो रूह की आंखों से आंसू तक नहीं निकला, वह बस ड्रामा कर रही थी। क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं सोच रहे थे? रूह ने शक भरी नजरों से आहिर से पूछा। आहिर ने धीरे से अपनी गर्दन नामे हिला दी। रूह काफी क्यूट लग रही थी। उसकी नाक गुस्से में लाल हो चुकी थी। पर वह लड़की है कौन? रूह ने आहिर की तरफ देखते हुए कहा। रूह की बात सुन आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मेरी छोटी बहन वैदेही। आहिर की बात सुनकर ही रूह ने तुरंत बेड पर खड़े होते हुए कहा, अंडरस्को इसका मतलब है वह मेरी ननद है। मैं तो ऐसे ही फालतू में गुस्सा हो रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें किस भी नहीं करने दिया। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ये कहते हुए रूह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी कि कोई भी उसे अपनी बाहों में समाना चाहे। वह इतनी प्यारी लग रही थी। क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं सोच रहे थे? रूह ने शक भरी नजरों से आहिर से पूछा। आहिर ने धीरे से अपनी गर्दन नामे हिला दी। रूह काफी क्यूट लग रही थी। उसकी नाक गुस्से में लाल हो चुकी थी। पर वह लड़की है कौन? रूह ने आहिर की तरफ देखते हुए कहा। रूह की बात सुन आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को मेरी छोटी बहन वैदेही। आहिर की बात सुनकर ही रूह ने तुरंत बेड पर खड़े होते हुए कहा, अंडरस्को इसका मतलब है वह मेरी ननद है। मैं तो ऐसे ही फालतू में गुस्सा हो रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें किस भी नहीं करने दिया। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो?
ये कहते हुए रूह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी कि कोई भी उसे अपनी बाहों में समाना चाहे, वह इतनी प्यारी लग रही थी। आहिर जो रूह के पास ही बैठा था वह एक तक रूह के चेहरे को ही देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी। रूह ने आहिर के गले लगते हुए कहा, अंडरस्को मुझे पता था तुम मुझसे गुस्सा रह ही नहीं सकते, आखिर कौन अपनी इतनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड से गुस्सा रहेगा। रूह की बात सुनकर आहिर ने हैरानी में उसकी तरफ देखा, वह उसकी गर्लफ्रेंड कब बन गई थी। ऐसे ही आहिर के गले लगे कब रूह नींद में चली गई उसे खुद पता नहीं चला। रूह की सांसें धीमी होने पर आहिर ने मुस्कुराते हुए रूह के उसे मासूम से चेहरे को देखा जो उसके सीने से लगा था। कोई इतना शैतान कैसे हो सकता है? You are too adorable sweetheart, आहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके गालों के डिंपल काफी क्यूट दिख रहे थे जो उसे माही की मेहरबानी से मिले थे। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और अक्षु अंदर आए। अक्षु ने देखा रूह यार के गले लगे सो रही है। ये देख उसने अंदर आकर आहिर से कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी अगर आज ने आपको ज्यादा परेशान किया हो। तो आहिर ने प्यार से अक्षु की तरफ देखा और कहा, इसने मुझे परेशान नहीं किया, पर तुम अभी इसे लेकर कैसे जाओगी? ये तो चलने की हालत में भी नहीं है। आहिर की बात सुनकर अक्षु सोचने लगी, वह कैसे रूह को यहाँ से लेकर जाए? वह किसी के सामने भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अक्षु को सोता देखकर आहिर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहते हुए आहिर ने बड़े आराम से रूह को अपनी गोद में उठाया ताकि उसकी नींद न खुल जाए और उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। वो अक्षु भी उनके पीछे चली गई। क्लब के हॉल से बाहर आते वक्त आहिर की नजर वैदेही, राहुल और रेयांश पर पड़ी। वह लोग खुद रूह को फिर से आहिर की गोद में देखकर हैरान थी। आहिर ने राहुल और रेयांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को वैदेही को घर छोड़ देना। आहिर की बात सुनकर उन लोगों ने अपनी गर्दन हमें हिलाई। उन्होंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। पार्किंग में आने के बाद आहिर ने रूह को कार के बैक सीट पर आराम से लेटाया और अक्षु को आगे बैठने को कहा। अक्षु आगे बैठ गई। उसके बाद आहिर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और क्लब से कर लेकर निकल गया। आहिर ने रूह की तरफ देखा और फिर अक्षु से कहा, अंडरस्को ये तो एड्रेस बता नहीं पाएगी, तुम ही बता दो। अक्षु ने मुस्कुराते हुए आहिर को घर का एड्रेस बताया। आहिर ने अपनी कार उस तरफ घुमा ली। उसके बाद कार में शांति छा गई। ये देख आहिर ने अक्षु से कहा, अंडरस्को तुम अपने दोस्त से बिल्कुल अपोजिट हो। जहाँ वह चुप होने का नाम नहीं लेती वहीं तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। आहिर की बात सुनकर अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को ऐसी बात नहीं है, रूह सबके सामने इतना नहीं बोलता है। इनफैक्ट वह बहुत कम लोगों से ही बात करती है। वह लोग बहुत लकी होते हैं जिनसे यह बात करती है। अक्षु की बात सुनकर आहिर चुप हो गया। क्या ये हमेशा पीने के बाद ऐसे ही बिहेव करती है? आहिर ने पूछा। अक्षु ने अपने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ज्यादा ड्रिंक की पीने के बाद ये कंट्रोल में नहीं रहती। आज तो फिर भी उसने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। अक्षय की बात सुनकर आहिर हैरान था। उसने फ्रंट मिरर से रूह की तरफ देखा जो सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। तुम इसे संभाल कैसे लेती हो? आहिर ने कहा। आहिर की बात सुन अक्षु ने मुस्कुराते हुए आहिर की तरफ देखा और फिर कर की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, अंडरस्को हम दोनों ने ही थे दूसरे को संभाल रखा है। अगर रूह ना होती तो शायद मैं ना होती, और मैं ना होती तो रूह ना होती। अक्षु की बात सुनकर आहिर उसकी तरफ देखने लगा। उसे अक्षु की पूरी बात कुछ समझ में नहीं आई, पर वह इतना जरूर समझ गया था, अक्षु के लिए रूह काफी मायने रखती है। थोड़ी ही देर में रह का घर आ गया। अक्षय ने रह के घर का एड्रेस आहिर को दिया था। रूहानी नहीं उसके ने उसे बताया था आज उसकी घर पर नहीं रहने वाली, इसीलिए उन लोगों ने पहले ही आज रह के घर पर रहने का प्लान बना लिया था। हम लोग कहाँ आ गए? रूह जो बैक सीट पर लेटी हुई थी, घर आते ही उसने सीट से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम उठ गई। अक्षु ने कहा। अक्षु की आवाज सुनकर रूह अपनी अधखुली आंखों से आगे देख रही थी। रूह ने जैसे आहिर को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को प्रिंस चार्मिंग क्या हम मेरे ससुराल आ गए हैं? रूह की बात सुनकर अक्षय का मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। वही आहिर ने अपने माथे को रब करते हुए अक्षु से कहा, अंडरस्को क्या मैं तुम्हारी इसे अंदर लेकर जाने में मदद करूं? अक्षु ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर कार से बाहर आ गई। अक्षु ने आराम से रूह को कार से बाहर निकाला और फिर आहिर से थैंक यू कहा। आहिर मुस्कुराते अक्षु की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद अक्षु रूह को संभालते हुए घर के अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। अक्षु काफी मुश्किल से रूह को संभाल रही थी क्योंकि रूह के पर लड़खड़ा रहे थे। अक्षु ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर अंधेरा था कि तभी अचानक से वहाँ पर लाइट की रोशनी पूरे घर में फैल गई। जैसे ही अक्षु ने अपने सामने देखा वह हैरान रह गई। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। रूह की बात सुनकर अक्षु का मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। वही आहिर ने अपने माथे को रब करते हुए अक्षु से कहा, अंडरस्को क्या मैं तुम्हारी इसे अंदर लेकर जाने में मदद करूं? अक्षु ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर कार से बाहर आ गई। अक्षु ने आराम से रूह को कार से बाहर निकाला और फिर आहिर से थैंक यू कहा। आहिर मुस्कुराते अक्षु की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद अक्षु रूह को संभालते हुए घर के अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। अक्षु काफी मुश्किल से रूह को संभाल रही थी क्योंकि रूह के पर लड़खड़ा रहे थे। अक्षु ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर अंधेरा था कि तभी अचानक से वहाँ पर लाइट की रोशनी पूरे घर में फैल गई। जैसे ही अक्षु ने अपने सामने देखा वह हैरान रह गई।
अक्षय रूह के घर पर आई थी। लाइट ऑन होते ही जैसे उसने अपने सामने देखा वह हैरान रह गई। सामने एक औरत खड़ी थी जिन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। उस औरत को देखकर अक्षु हैरान रह गई। वह औरत देखने में काफी खूबसूरत थी। उस औरत को देखते ही अक्षु समझ में जरूर यह औरत कोई और नहीं रूह की एमएस होगी जिनके बारे में रूह हमेशा बात किया करती थी। अक्षु हमेशा से रूह की एमएस से मिलना चाहती थी पर उसने नहीं सोचा तो वह इस कंडीशन में उनसे मिलेगी। यह सारी गलती रूह की थी। अब अक्षु को रूह पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह माही से क्या कहे। वह काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। माही ने अक्षु को देखा और फिर उसके कंधे पर अपना सिर रखे खड़ी रह गई। माही ने आगे बढ़कर रूह को पकड़ा और उसे अक्षु की मदद से सोफे पर बैठाया। अक्षु ने माही की तरफ देखकर कहा आई एम सॉरी आंटी, रूह ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। अक्षु की बात सुनकर माही ने अक्षु की तरफ देखा और फिर उससे कहा तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माही मुस्कुराते हुए अक्षु को देख रही थी। माही की बात अक्षु उसकी तरफ देखने लगी। मुझे पता है पार्टी करने का सारा आइडिया इस लड़की का ही होगा, इसे ही हर वक्त शैतानी चाहिए होती है। मैं एक दिन घर से बाहर क्या गई, ये तुरंत घर से निकल गई। अगर मैं कभी 1 महीने के लिए घर से निकल जाऊँ तो पता नहीं है कहाँ पहुँच जाएगी। माही ने कहा। माही की बात सुनकर अक्षय ने धीरे से कहा शायद इंडिया से भी बाहर। हाँ तुम सही कह रही हो, यह इंडिया से भी बाहर भाग जाएगी। माही ने कहा। माही की बात अक्षु हैरान रह गई। उसने तो ये बहुत धीरे से कहा था। आप एमएमएस है ना? अक्षु ने माही की तरफ देखकर कहा। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अक्षु ने अपने बारे में बताते हुए कहा मैं रूह की दोस्त अक्षु, रूह आपके बारे में बहुत बातें करती है। यह तो अच्छी बात है, बहुत ही मुंबई में अपने दोस्त इतनी जल्दी बना लिए। माही कहा मैं की बात सुन। अक्षु ने माही को बताते हुए कहा वह मैं और क्यों काफी सालों से दूसरे के दोस्त थे पर हम दोनों अब तक ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी, पर रूह के मुंबई आने के बाद हम दोनों को मिलने का भी मौका मिल गया। अक्षु ने माही से झूठ बोल दिया ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। माही ने कुछ नहीं कहा, बस अपने गर्दन हिलाई। उसके बाद अक्षु ने रूह की तरफ देखा और कहा इस सुबह तक होश आ जाएगा, अभी मैं चलती हूँ। अक्षय कहते हुए जैसी वहाँ से जाने को भी माही ने उसे रोकते हुए कहा इतनी रात को बेटा तुम कहाँ जाओगी? आप तुम आज रात के लिए यही सो जाओ। माही की बात सुनकर लक्ष्मी उसकी तरफ देखा और कहा पर मैं कैसे? माही ने मुस्कुराते हुए आगे जाकर अक्षय के गालों पर हाथ रख कहा तुम भी मेरे लिए रह जैसे ही हो। माही का अपनापन देखकर अक्षय के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे सच में माही काफी पसंद आई। क्या हुआ, आप दोनों क्या बातें कर रही हो? मिस आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे सपने में भी आने लगी है मिस, और सपने में भी आप उतने ही सुंदर दिखाई दे रही है। रहने अपने हाथ खुली आंखों से उन दोनों को देखते हुए कहा। रूह की बात सुनकर अक्षय और वही दोनों ही हंसने लगी। माही और अक्षय दोनों रूह को लेकर उसके रूम में गए। अक्षय भी आज रात रह के रूम में ही सोने वाली थी। माही ने अक्षय को पहनने के लिए रह के कपड़े दिए और उससे कहा तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो भेजिए, देख ले सकती क्यों अपना ही घर समझना। माही ने अपनी गर्दन हाथ में खिलाई और फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। अक्षय अभी भी जाते हुए माही को देख रही थी। उसे माही के साथ काफी अपनापन महसूस हो रहा था। वही अक्षु से मिलने के बाद माही का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। अक्षु ने जाती हुई माही की तरफ देखकर कहा आंटी। अक्षु की आवाज सुनकर माही रुकी। वह दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अक्षु की तरफ देखा। अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा आप बहुत खूबसूरत है। अक्षु की बात सुनकर माही ने हंसते हुए कहा रूह की तरह तुम शुरू मत हो जाना। नहीं आप सच में बहुत खूबसूरत और प्यारी है। अक्षु की बात सुनकर माही ने उससे कहा तुम मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो, अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है और मुझे पता है इस शैतान ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। माही की बात सुनकर अक्षु मुस्कुराए और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दूसरी तरफ आहिर राजावत हवेली पहुंचा। वह पूरे रास्ते रूह और अक्षु के बारे में ही सोच रहा था। एक तरफ जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज वह रूह के लिए इतना सॉफ्ट क्यों था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में अक्षु से मिलने की खुशी थी। आहिर घर आने के बाद सीधे आर्यन के रूम में गया। आर्यन के रूम की लाइट बंद थी। आहिर को लगा आर्यन सो चुका है। आहिर रूम का दरवाजा खोल अंदर गया। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए आहिर वापस अपने कमरे में आ गया। दूसरी तरफ आर्यन बालकनी में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने आज सुबह जो कुछ भी हुआ वह बार बार आ रहा था। मुझे पता है वह तुम ही हो और 1 हफ्ते में तुम मेरे सामने होगी माही, यह मेरा तुमसे वादा है। ये कहते हुए आर्यन ने ग्लास में मौजूद पूरी ड्रिंक एक झटके में पी ली। वह आसमान में मौजूद चांद को देख रहा था और माही के बारे में सोच जा रहा था। क्या सच में माही दीदी जिंदा है? रूही ने देव की तरफ देखकर पूछा। रूही की बात सुनकर देव ने उसकी तरफ देख कहा पता नहीं, हो सकता है भैया को वहम हुआ हो। हमने खुद भाभी को उस खाई से गिरते हुए देखा था और वहां से गिरकर किसी का जिंदा बचाना पॉसिबल नहीं है, देव ने नम आंखों से कहा। देव की बात सुनकर रूही की आंखों में भी आंसू आ गए। जब भी 20 साल पहले हुए उस हादसे का जिक्र होता सभी लोगों की आंखों में आंसू अपने आप आ जाते। उस हादसे के बाद उन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया था। अपने रूम के बालकनी में मौजूद माही भी चांद को देख रही थी। आज पता नहीं क्यों उसके मन में काफी बेचैनी हो रही थी।
माही को लगा शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि रूह घर पर नहीं थी और उसके लिए परेशान थी। उसके बाद माही भी रूम में आकर सो गई। अगली सुबह अक्षु जल्दी ही उठ गई। अक्षु उठकर तुरंत रूह के रूम से बाहर आई। इस वक्त सुबह के 7 बजे थे। मुंबई जैसे शहर में 7 बजे कोई नहीं उठाता था। सबकी सुबह 8 या 9 बजे से शुरू हुआ करती थी। माही ने जब अक्षु को देखा तो हैरानी में कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आई? अक्षु ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है आंटी। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना था। आज मेरा पहला दिन है। अक्षु की बात सुनकर माही ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। तुम तब तक बैठो। कॉफी पिए बिना तुम कहीं नहीं जाने वाली। पता नहीं माही की बातों में ऐसा क्या था जो अक्षु उसे मना नहीं कर पाए। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वही सोफे पर बैठ गई। लगभग 15 मिनट बाद ही माही किचन से बाहर आए। माही ने डाइनिंग टेबल पर कॉफी के साथ सैंडविच रखे जो उसने अक्षु के लिए बनाए थे। तुम जल्दबाजी में हो। घर जाकर पता नहीं तुम नाश्ता करोगी या नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहीं पर कुछ बना दिया। अभी जल्दबाजी में सिर्फ सैंडविच बना पाए हूँ, पर अगली बार जब तुम घर आओगी तो तुम्हें मैं कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। माही की बात सुनकर अक्षु ने माही की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई थी। अचानक से अक्षु को उदास देख माही ने उसके पास जाकर कहा, क्या हुआ बेटा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माही को परेशान देख अक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं आंटी, आपने कुछ नहीं किया। वह कभी किसी ने इस तरह प्यार से मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो बस आंखें नम हो गई। ये कहते हुए अक्षु मुस्कुरा रही थी। अक्षु की वह दर्द भरी मुस्कान देखकर माही को बहुत बुरा लगा। उसने आगे जाकर अक्षु को अपने गले लगा लिया। माही के गले लगने से अक्षु को भी काफी सुकून महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने के गले लगी हो। माही को गले लगा अक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस पल को अपने दिल में समा लेना चाहती थी। ऐसे उदास नहीं होते, मैं हूँ ना। जैसे मेरे लिए रूही है वैसे ही तुम भी हो, माही ने प्यार से कहा। माही की बात सुनकर अक्षु मुस्कुरा दी, फिर नाश्ता करने लगी। माही अक्षु की तरफ देखकर बोली, मुझसे वादा करोगी? माही की बात सुन अक्षु कंफ्यूजन में माही की तरफ देखने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देख माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब भी टाइम मिलेगा यहाँ मुझसे मिलने आओगी। माही की बात सुनकर अक्षु मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहो तो मैं यही शिफ्ट हो जाऊं। आइडिया बुरा नहीं है। एक काम करो, तुम यही हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। इससे घर में भी चहल पहल बनी रहेगी। वैसे भी तुम रूह की दोस्त हो, हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। माही की बात सुनकर अक्षु हैरान रह गई। मैं रूह से तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट करने के लिए कह दूंगी। माही की बात सुन अक्षु ने कहा, नहीं आंटी, मैं बस मजाक कर रही थी। पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी तुम लेट हो रही हो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही, पर जैसे ही तुम वापस घर आओ मैं रूह को तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाना, इसके आगे कोई बहस नहीं। माही ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। माही की बात सुनकर अक्षु कुछ कह ही नहीं पाए। अक्षु माही के सामने हार स्वीकार ली, फिर वहाँ से सीधे अपने घर गई। अक्षु तैयार हो गई। उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर लॉन्ग व्हाइट कलर का प्रिंटेड कुर्ता पहन रखा था, जिस पर फ्लावर्स का प्रिंट था, जो दिखने में काफी एलिगेंट था। अक्षु ने अपने बालों की एक पोनी बनाई और फिर मिरर में खुद को देखते हुए कहा, पता नहीं अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार मिशन पूरा हो जाए फिर उस श्रेयांश खुराना को मैं बताती हूँ। एक तो उसके सामने मेरी बोलती पता नहीं क्यों बंद हो जाती है। अक्षु मिरर में देखते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। वह दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। अक्षु ने फिर अपने फोन में देखा जहां कल श्रेयांश ने अपने घर का एड्रेस भेज दिया था। अक्षु को समझ नहीं आया श्रेयांश ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है, पर वह श्रेयांश से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने श्रेयांश से पूछा भी नहीं। अक्षु अपनी स्कूटी लेकर सीधे श्रेयांश के घर की तरफ चली गई। श्रेयांश के विला के ठीक सामने अक्षु ने अपनी स्कूटी रोक दी। विला के बाहर 2 बॉडीगार्ड मौजूद थे। अक्षु ने उनकी तरफ देखा। वो उनसे कुछ कहती इससे पहले ही बॉडीगार्ड्स ने अक्षु के लिए दरवाजा खोल दिया। उनके ये करने से अक्षु थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया बिना किसी प्रूफ के वह ऐसे कैसे दरवाजा किसी के लिए खोल सकते हैं। अक्षु ने सोचा हो सकता है पहले ही श्रेयांश ने उन्हें उसके आने के बारे में पहले ही बता दिया होगा। अक्षु अपनी स्कूटी फिर से स्टॉप की और दरवाजे से होते हुए विला के अंदर एंटर हो गई। अब उसने अपनी स्कूटी को गार्डन में पार्क किया। पार्किंग में श्रेयांश की बहुत लग्जूरियस कार और बाइक्स खड़ी थी, पर अक्षु को इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना हेलमेट उतारा और उसे स्कूटी की डिक्की में रख सीधे विला के अंदर चली गई।
विला के बाहर 2 बॉडीगार्ड मौजूद थे। अक्षु ने उनकी तरफ देखा। वह उनसे कुछ कहती इससे पहले ही बॉडीगार्ड ने अक्षु के लिए दरवाजा खोल दिया। उनके ये करने से अक्षु थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया बिना किसी प्रूफ के वह ऐसे कैसे दरवाजा किसी के लिए खोल सकते हैं। अक्षु ने सोचा हो सकता है पहले ही श्रेयांश ने उन्हें उसके आने के बारे में पहले ही बता दिया होगा। अक्षु अपनी स्कूटी फिर से स्टॉप की और दरवाजे से होते हुए विला के अंदर एंटर हो गई। अब उसने अपनी स्कूटी को गार्डन में पार्क किया। पार्किंग में श्रेयांश की बहुत लग्जूरियस कार और बाइक्स खड़ी थी, पर अक्षु को इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना हेलमेट उतारा और उसे स्कूटी की डिक्की में रख सीधे विला के अंदर चली गई। विला में आने के बाद अक्षु ने देखा उस खूबसूरत से विला में कोई भी मौजूद नहीं है। ये बात अक्षु को बहुत अजीब लगी। अक्षु इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी कि तभी अक्षु को अपने सामने से एक बूढ़ा आदमी नजर आने लगा। उस आदमी को देखकर अक्षु ने कहा, श्रेयांश सर कहाँ है? मैं उनकी नहीं पिए हूँ। उस बूढ़े आदमी ने अक्षु को देखा और फिर उस ऊपर की तरफ जाने का इशारा किया। उसके बाद वह आदमी वहाँ से चला गया। अक्षु उस आदमी से और सवाल करना चाहती थी, पर वह तो उससे पहले ही वहाँ से चला गया था। उस आदमी को नजर देख अक्षु से ऊपर की तरफ जाने लगी। ऊपर वाले फ्लोर पर अक्षु श्रेयांश का कमरा ढूंढ रही थी। उसे वहाँ एक बड़ा सा जिम दिखाई दिया। एक मूवी थिएटर भी था। उसके अगले रूम पर दरवाजा खुला था। अक्षु जब उस रूम के अंदर गई तो वहाँ श्रेयांश बेड के ऊपर औंधे मुंह लेटा हुआ है। श्रेयांश की अपर बॉडी शर्टलेस थी। वह बड़ी अजीब तरीके से बेड पर सो रहा था। ये देख अक्षु ने मुंह बनाते हुए कहा, इंसान को कम से कम सोना तो आना चाहिए। अक्षु श्रेयांश के पास जाने लगी। उसे यही लग रहा श्रेयांश अभी नींद में है। अक्षु ठीक श्रेयांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। श्रेयांश के दोनों हाथ हवा में बेड के नीचे लटक रहे थे। इतनी बड़ी बॉडी है, इनका नाम तो डायनासोर है होना चाहिए। अक्षु ने श्रेयांश की बॉडी को स्कैन करते हुए कहा। उसने घड़ी में देखा तो लगभग 9:30 हो रहे थे। ये देख अक्षु ने खुद से ही कहा, अंडरस्टो क्या ये ऑफिस नहीं जाते हैं जो अब तक सो रहे हैं? वैसे क्या फर्क पड़ता है, खुद की कंपनी है, जाए ना जाए। अमीर लोगों की अमीर बात। अक्षु ये कह ही रही थी कि तभी श्रेयांश ने अचानक अक्षु का हाथ पकड़ लिया। ये देख अक्षु ने अपनी आंखें बड़ी कर श्रेयांश की तरफ देखा, जो अपनी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। श्रेयांश एक झटके में बेड पर बैठ गया और फिर उसने अक्षु को अपनी तरफ खींच लिया। अक्षु सीधे श्रेयांश के ऊपर जा गिरी। ये देखते ही श्रेयांश तुरंत पलट गया। अब अक्षु श्रेयांश के नीचे थी। अक्षु की धड़कन 220 स्पीड से भागे जा रही थी। यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हुआ था, इसलिए अक्षु को रिएक्ट करने तक का वक्त नहीं मिला। तुम्हें मैं डायनासोर कैसे लग सकता हूँ? इतनी अच्छी बॉडी है मेरी। दुनिया में हर लड़की को सिक्स पैक, हैंडसम फेस, यही सब तो चाहिए। श्रेयांश अक्षु की आंखों में देखते हुए कहता है। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, सर हम लेट हो रहे हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना? मैं ऑफिस 10 बजे जाता हूँ, अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं। श्रेयांश ने ये कहते हुए अक्षु के बालों को उसके कान के पीछे किया। अक्षु की आंखें अपने आप बंद हो गई। वह हैरान थी, श्रेयांश ने बिना घड़ी में देखे बिल्कुल सही टाइम कैसे बता दिया। श्रेयांश ने अक्षु के करीब जाकर उसके कान में कहा, तुम लेट हो, तुम्हारा टाइम 9 बजे का था, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए अपना मुंह खोला। सर कैसी पनिशमेंट आज तो? अक्षु की आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि उसे पहले ही श्रेयांश ने अपने होठों को अक्षु के होठों से मिला दिया और उसे किस करने लगा। अक्षु की आंख हैरत में फैल गई। उसे लगा नहीं था श्रेयांश कुछ ऐसा करेगा। अक्षु के दिल की धड़कन जो थोड़ी देर पहले तेज हो रही थी, अब अक्षु को लग रहा था उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। वही अक्षु के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब बातों से अनजान श्रेयांश बस अक्षु को किस करने में भी बिजी था। श्रेयांश के हाथ अक्षु की पतली सी कमर पर थे। श्रेयांश महसूस कर सकता था अक्षु के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। 2 मिनट की छोटी सी डीप पैशनेट किस के बाद श्रेयांश ने अपने अंगूठे से अक्षु के गालों को सहलाते हुए कहा, उम्मीद करूंगा क्यूटी तुम कल और भी ले जाओ। ये कहते हुए श्रेयांश के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। अक्षु श्रेयांश के चेहरे को भी एक तक देख रही थी। उसके गाल शर्म से हल्के लाल भी हो चुके थे। श्रेयांश फिर तुरंत अक्षु के ऊपर से खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। श्रेयांश के जाने के बाद अक्षय ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मैंने इसे मार क्यों नहीं? अक्षु यही सोच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ माही रूह को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है, जो अजीब तरीके से बेड पर सो रही थी। रूह की तरफ देखते हुए माही ने खुद से ही कहा, अंडर्स को पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। की छोटी सी डीप पैशनेट किस के बाद श्रेयांश ने अपने अंगूठे से अक्षु के गालों को सहलाते हुए कहा, उम्मीद करूंगा क्योंकि तुम कल और भी लेट आओ। ये कहते हुए श्रेयांश के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। अक्षु श्रेयांश के चेहरे को भी एक तक देख रही थी। उसके गाल शर्म से हल्के लाल भी हो चुके थे। श्रेयांश फिर तुरंत अक्षु के ऊपर से खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। श्रेयांश के जाने के बाद अक्षय ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मैंने इसे मार क्यों नहीं? अक्षु यही सोच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ माही रूह को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है, जो अजीब तरीके से बेड पर सो रही थी। रूह की तरफ देखते हुए माही ने खुद से ही कहा, अंडर्स को पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। रूह है, उठ जाओ। अब क्या तुम रात को उठने वाली हो?
माही ने रूह पर गुस्सा करते हुए कहा। माही की बात सुनकर रूह ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। हैंगओवर अभी भी उसके सर पर सवार था। जैसे ही रूह ने अपनी आंख खोली, उसने तुरंत अपना सर पकड़ते हुए कहा, आया है मेरा सिर। रूह बेड पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। दर्द के कारण उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। ये देख माही ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और फिर कहा, ये सूप पी लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम्हारा हैंगओवर भी उतर जाएगा, जो तुम्हारी रात में भर भर के बीयर पीने से हुआ है। माही की बात सुनकर रूह ने अपनी नजर ऊपर कर माही की तरफ देखा। उसे अच्छे से पता था माही उसे डांटना चाहती है। अगर अभी उसका सर दर्द न हो रहा होता तो माही अभी स्टॉप हो जाती। रूह ने अपनी गर्दन हमें हिलाई, फिर वह सूप पीने लगी। मन ही फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रूह नीचे आई, तब माही ने उसकी तरफ देखकर कहा, रात की सारी उतर गई। माही की बात सुनकर रूहानी धीरे से कहा, आई एम सॉरी एम्स। तुम्हें पता भी है सॉरी का मतलब क्या होता है? माही ने रूह को घूरते हुए कहा। रूह ने ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। आज माही सच में गुस्से में थी। अगर वह बहस करती तो माही उसे छोड़ने वाली नहीं थी। पहले गलती करो और फिर मुंह में दही जमा कर बैठ जाओ, माही ने कहा और फिर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। रूहानी बड़ी मासूमियत से कहा, एम्स अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप ज्यादा दंतोगे। रूह की बात सुनकर माही ने अपनी आंखें छोटी कर रूह को घूरने लगी। ये देख रूह ने बात बदलते हुए कहा, एम्स मुझे रात को घर छोड़ने के लिए अक्षु आई थी ना? हाँ, अगर अक्षु ना होती तो पता नहीं तुम नशे में कहाँ घूम रही होती। माही ने कहा। माही की बात सुनकर रूह चेयर पर बैठते हुए कहा, आपको पता है ना मैं दोस्त अच्छे बनाती हूँ। मुझे अच्छे से पता था अक्षु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए। माही टोकते हुए कहा, तुम इसलिए उसके साथ गई थी? माही ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, तुमने उसे कितना परेशान किया होगा। माही की बात सुनकर रूह ने कहा, आप उसे पर ज्यादा दया मत दिखाओ, वह भी मुझे कम परेशान नहीं करती है। रूह की बात सुनकर माही मुस्कुरा देती है, फिर उसे नाश्ता सर्व करते हुए कहा, आज शाम को तुम अक्षु के अपार्टमेंट में जाना और फिर उसका सामान हमारे यहाँ शिफ्ट कर लेना। माही की बात सुनकर रूह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने माही की तरफ देखकर कहा, पर मैं ऐसा क्यों? माही ने उसे रोकते हुए कहा, क्योंकि अब से अक्षु हमारे साथ ही रहने वाली है। मैंने अक्षु से बात कर ली है, तुम्हें बस शाम को उसके शिफ्टिंग में मदद करनी है। रूह ने जैसे ही माही की बात सुनी, उसने तुरंत चेयर से खड़े होते हुए माही के पास उसे अपने गले लगाते हुए कहा, आप सबसे बेहतरीन एम्स, आपने उसे मान लिया। मैं हमेशा उसे कहती थी हमारे साथ आकर रहे, पर वह कभी भी मेरी बात कभी मानती ही नहीं थी। समझदार लोगों की बात मानी जाती है, बेवकूफों की नहीं। माही ने कहा। माही की बात सुनकर वह बहुत खुश थी। फाइनली अक्षु उसके साथ रहने के लिए आने वाली थी, पर माही और अक्षु की पहली मुलाकात हुई थी। फिर भी माही कितनी जल्दी अक्षु के क्लोज हो गई, यह बात रूह को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि माही हमेशा से लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। दूसरी तरफ श्रेयांश बात लेकर वापस रूम में आया। उसने देखा अक्षु अब रूम में नहीं है। ये देखकर श्रेयांश ने खुद से ही कहा, कब तक मुझसे दूर भागोगी क्यूटी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। श्रेयांश ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना जिसके नीचे ब्लैक कलर की पेंट थी, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक शाइनी शूज। श्रेयांश पूरी तरह तैयार था। कोई भी श्रेयांश को देखा तो उसे पर फिदा हो जाता, बस कमी थी तो एक टाई और ब्लेजर की, वह दोनों चीज थी श्रेयांश के हाथ में थी। श्रेयांश अपने हाथ में ब्लेजर और दूसरे हाथ में टाई लेकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। अक्षु जो सोफे पर बैठी थी, उसकी नजर जब सामने से आते श्रेयांश पर पड़ी, वही तक उसे ही देखने लगी। आखिर श्रेयांश इतना अट्रैक्टिव जो लग रहा था। कोई भी श्रेयांश को इस तरह देखे तो देखते ही रह जाए। श्रेयांश के शर्ट के ऊपर की 3 बटन्स खुली थी, जिससे उसकी बॉडी दिखाई दे रही थी, जो उसे और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। ये तेरे अंदर रूह की आत्मा कहाँ से आ गई? कैसे किसी लड़के का आई रेप कर सकती है तू? अक्षय ने खुद से ही कहा और फिर अपने दिमाग को एक झटका दिया। अक्षु के दिल की धड़कन में जो जोर से धड़क रही थी, उसने उन्हें कंट्रोल किया। वह अपनी नजरें श्रेयांश से इधर उधर खेल रही थी, क्योंकि श्रेयांश से उसकी नजरें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेयांश अक्षु के इमोशंस महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अक्षु अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को छुपाने में मास्टर थी। तुम कितनी इनरिस्पॉन्सिबल हो, श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखकर कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने क्या किया? वही तुमने किया क्या है? तुम ऐसे कैसे नीचे आ सकती हो? तुमने मुझे तैयार तक नहीं किया, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे मैं तैयार करूं। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम मुझे अपना बच्चा नहीं मानती तो क्यों ना हम खुद बच्चे कर ले। क्या कहा? अक्षु उसे जान लेने वाली नजरों से श्रेयांश को घूरते हुए कहा। अक्षु का गुस्सा देखकर श्रेयांश ने बात बदलते हुए कहा, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम्हारा काम है मुझे तैयार करने का। मेरे सामान को चूज करने का तुम्हें पता भी है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई यह सब कुछ ढूंढने में।
श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, आई एम सॉरी सर, मैं भूल गई थी आप वह मिर्जादे हैं जिन्हें अपने रूम में सामान ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, कल से मैं पूरा ध्यान रखूंगी और आप अपने घर में ना खो जाए, इसीलिए क्यों ना हम घर में पुलिस फोर्स बुलाने ताकि सब लोग मिलकर आपका ध्यान रखें। सर, अगर आप सीढ़ियों से गिर गई और आपके सर में चोट लग गई तो, अगर आपने खाना अपने कपड़ों पर गिरा दिया तो मुझे लगता है हमें आपके लिए एक बेबी सीटर भी अरेंज कर देना चाहिए। अक्षु जो ये सब कुछ श्रेयांश का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, श्रेयांश ने अक्षु की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आकर कहा, तुम ही मेरी बेबी सीटर क्यों नहीं बन जाती, फिर तुम मेरी हर एक चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल बच्चे की तरह। एक काम करते हैं, अब से तुम मुझे बेबी ही बुलाओगी। श्रेयांश को अच्छे से पता था कि उसका मजाक उड़ा रही है, इसीलिए उसने अक्षु को परेशान करने के लिए कहा। अक्षु ने श्रेयांश को घूरते हुए देखा और फिर कहा, मैं सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, पर अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही थी। श्रेयांश ने मासूमियत से कहा। आकाशु ने उसे घूरकर देखा और फिर कहा, आपको अभी मुझसे क्या काम है, मुझे टाई बनानी नहीं आती। ये कहकर श्रेयांश ने वो टाई अक्षु की तरफ फेंक दी। अक्षु ने टाई अच्छी थी और फिर देखने से श्रेयांश को क्या सच में श्रेयांश को टाई बांधने नहीं आती थी। उसने अपनी गर्दन ना में हिला। अक्षु श्रेयांश से थोड़ी छोटी थी, इसलिए उसने श्रेयांश की कॉलर को पकड़ उसे नीचे की तरफ खींचा। अक्षु श्रेयांश के कॉलर पर टाई बांधने लगी। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखकर कहा, ये श्रेयांश खुराना सिर्फ तुम्हारे सामने ही झुक रहा है, क्यों, क्या आपकी कमर में दर्द है जो आप किसी के सामने झुक नहीं पाते? अक्षु ने श्रेयांश से कहा। श्रेयांश ने अपनी नजरें छोटी कर अक्षु को घूरा कि बेटी सी लड़की जब से उसकी जिंदगी में आई थी तब से उसका मजाक उड़ाई जा रही थी और श्रेयांश उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। इसकी सिर्फ एक वजह थी, इस बेटी सी लड़की के लिए ही श्रेयांश दीवाना हो चुका था। वैसे सर, कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ टाई है जो रिस्पेक्ट, एलिगेंस, डिग्निटी दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ फांसी का फंदा जो इंसान को सीधे मोक्ष दिला देता है, पर फिर भी दोनों ही गले के चारों तरफ बांधते हैं। अगर टाई के नोट को भी थोड़ा कसकर बांध दे तो फांसी का फंदा बना सकता है। ये कहते हुए अक्षु ने श्रेयांश के टाई के नोट को थोड़ा और टाइट कर दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। आंखों में ही देख रहा था। जैसे ही अक्षु श्रेयांश से दूर जाने को हुई, श्रेयांश ने तुरंत अक्षु की कमर पर हाथ रखा। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। ये कहते हुए अक्षु ने श्रेयांश के टाई के नोट को थोड़ा और टाइट कर दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। आंखों में ही देख रहा था। जैसे ही अक्षु श्रेयांश से दूर जाने को हुई, श्रेयांश ने तुरंत अक्षु की कमर पर हाथ रखा। श्रेयांश ने अक्षु को कमर से पकड़ अपने करीब किया और फिर उसके करीब जाने लगा। ये देख अक्षु को लगा श्रेयांश फिर से उसे किस करने वाला है। उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रखकर श्रेयांश को घूरते हुए कहा, अगर इस बार आपने मुझे टच भी किया तो सच में जान ले लूंगी। अक्षु बात को इग्नोर करते हुए श्रेयांश ने अक्षु करीब जाकर उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, अगर मौत तुम्हारे हाथों आएगी तो मौत भी बहुत खूबसूरत है। ये कहने की बात श्रेयांश दूर हुआ और मुस्कुराते हुए अक्षु को देखने लगा। अक्षु हैरानी में श्रेयांश को देख रही थी। क्या यह आदमी पागल था? अक्षु को अब ऐसा लग रहा है श्रेयांश का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अक्षु ने अपने दिमाग को झटका और फिर श्रेयांश से दूर जाते हुए कहा, ऑफिस का टाइम हो गया सर, हमें चलना चाहिए। श्रेयांश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, फिर अपने हाथों में मौजूद कोट को वाहन विला से बाहर चला गया। श्रेयांश के पीछे पीछे अक्षु भी अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए चल रही थी। अक्षु का ध्यान सामने की तरफ नहीं था, इसलिए जैसे ही श्रेयांश रुका, अक्षु का सर सीधे उसके सीने से जान लगा। अक्षय ने अपने सिर को रब करते हुए ऊपर की तरफ देखा। श्रेयांश को देखकर अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉडी है या पत्थर, अगर थोड़ा और जोर से लगता तो शायद मेरी याददाश्त ही चली जाती है। फिर तो ये बहुत अच्छा होगा ना, जब तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी बात मान भी जाओगी। श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु बस उसे घूर कर रह गए। उसने कुछ कहा नहीं। श्रेयांश के बॉडीगार्ड पहले ही वहां आ चुके थे। श्रेयांश ने अपने सामने मौजूद कार का दरवाजा खोला और अक्षु से अंदर बैठने का इशारा किया। अक्षु ने एक नजर श्रेयांश को देखा और फिर कार से थोड़ी दूरी पर खड़ी अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगी। ये तुम कहाँ जा रही हो? हमें ऑफिस जाना है, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने अपनी स्कूटी के पास पहुंच हेलमेट को पहनते हुए कहा, वही जा रही है, पर मैं आपकी कार से नहीं जा रही, मैं अपनी स्कूटी से आऊंगी। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने एक नजर अक्षु की स्कूटी को देखा। उसका मन कर रहा था वह भी स्कूटी को उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि उसकी वजह से कुछ पल के लिए ही सही अक्षु उससे दूर हो गई थी। अक्षु स्कूटी पर बैठ गई और उसने स्कूटी स्टॉप कर श्रेयांश से कहा, हमें लेट हो रहा है सर, जल्दी कार में बैठिए। श्रेयांश फिर कार में बैठ वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। अक्षु अपनी स्कूटी से श्रेयांश के पीछे पीछे ऑफिस की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ माही राजावत हवेली पहुंच चुकी थी। माही ने अपनी चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा रखा था, पर उसके आंखों पर चश्मा नहीं था। माही की नजर गार्डन में मौजूद गायत्री जी पर पड़ी। गायत्री जी को देखते ही माही के होठों पर मुस्कान आ गई। वह गायत्री जी की तरफ बढ़ गई। क्या आप ठीक है?
माही ने गायत्री जी के पास आकर कहा। माही की आवाज सुनकर गायत्री जी ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, थैंक यू हमारी कल मदद करने के लिए। आप हमें बार बार थैंक यू मत कहिए, हम आपकी बेटी जैसे हैं। माही ने कहा। माही जी की बात सुनकर गायत्री जी के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फिर इधर उधर देखते हुए कहा, हमारी केयर टेकर हर बार इधर उधर हो जाती है, अब देखो मुझे काम है पर वह फिर से यहाँ नहीं है। आपको क्या काम है, आप मुझे बताइए, मैं वह कर दूंगी। माही ने कहा। माही की बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, केयर टेकर के आते ही मैं उससे कह दूंगी, वह कर देगी, तुम परेशान मत हो। आपके लिए काम करने में कैसे परेशानी, आप बस मुझे काम बताइए। माही ने गायत्री जी के सामने बैठते हुए कहा। गायत्री जी माही की आंखों में देखने लगी। माही की आंखों में उन्हें वही चमक दिखाई दे रही थी जो उन्हें अपनी आर्यन की बीवी माही की आंखों में दिखाई देती थी। उन्हें माही से बहुत अपनापन महसूस हो रहा था। गायत्री जी ने फिर माही से कहा, घर के अंदर मेरे रूम में बेड पर एक शॉल पड़ी है, मुझे अभी उसकी जरूरत थी, यहाँ ठंडी हवा चल रही है ना, इसलिए। गायत्री जी की बात सुनकर माही असमंजस में पड़ गई, उसे घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं। फिर उसने गायत्री जी की तरफ देखा जिन्हें सच में ठंड लग रही थी। माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, आप यही रहिए, मैं भी आपकी शॉल लेकर आती हूँ। ये कहकर माही वहाँ से सीधे हवेली के अंदर चली गई। राजावत हवेली के हॉल में इस वक्त कोई भी नहीं था। आज भी राजावत हवेली ठीक वैसी ही थी जैसी 20 साल पहले थी। जैसे ही माही ने हवेली के अंदर कदम रखा उसे अजीब सा महसूस हुआ। माही ने हवेली को चारों तरफ से देखा। वह बहुत बड़ी हवेली थी जो दिखने में काफी आलीशान किसी महल की तरह थी। तभी माही के कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी जिसमें बहुत से लड़के और लड़कियां मिलकर आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। माही ने तुरंत अपने कान पर हाथ रखा और इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर माही को वह आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? शायद मैंने मेडिसिन नहीं ली, यह सभी वजह से हो रहा है, माही ने खुद से ही कहा। उसने अपना सर झटका और फिर सोचा वह जल्दी से गायत्री जी की शॉल लेकर यहाँ से चली जाएगी। माही सीढ़ियों से ऊपर गई। गायत्री जी ने उसे बताया था उनका रूम ऊपर 3rd नंबर पर है, पर गायत्री जी ने ये तो उसे बताया ही नहीं कि लेफ्ट साइड के 3rd नंबर पर राइट साइड के वहाँ बहुत सारे रूम थे। माही अब कंफ्यूज हो गई, वहाँ कोई ये था भी नहीं जिससे माही कुछ पूछ सके। माही ने सोचा क्यों ना वह दोनों साइड जाकर चेक करे। माही कॉरिडोर के राइट साइड में मौजूद 3rd नंबर रूम के अंदर चली गई। उस रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। माही जैसे ही रूम के अंदर आई उसने देखा वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रूम की सारी लाइट बंद थी। बालकनी पर भी पर्दे लगे हुए थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना सके। इतने अंधेरे को देखकर माही ने अपने मन में कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? माही यह कहते हुए रूम के अंदर आ गई। माही स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। माही जैसे ही गिरने को हुई उस आदमी ने माही को कमर से पकड़ थाम लिया। माही सीढ़ियों से ऊपर गई। गायत्री जी ने उसे बताया था उनका रूम ऊपर 3rd नंबर पर है, पर गायत्री जी ने ये तो उसे बताया ही नहीं कि लेफ्ट साइड के 3rd नंबर पर राइट साइड के वहाँ बहुत सारे रूम थे। माही अब कंफ्यूज हो गई, वहाँ कोई ये था भी नहीं जिससे माही कुछ पूछ सके। माही ने सोचा क्यों ना वह दोनों साइड जाकर चेक करे। माही कॉरिडोर के राइट साइड में मौजूद 3rd नंबर रूम के अंदर चली गई। उस रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। माही जैसे ही रूम के अंदर आई उसने देखा वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रूम की सारी लाइट बंद थी। बालकनी पर भी पर्दे लगे हुए थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना सके। इतने अंधेरे को देखकर माही ने अपने मन में कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? माही यह कहते हुए रूम के अंदर आ गई। माही स्विच बोर्ड ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। माही जैसे ही गिरने को हुई उस आदमी ने माही को कमर से पकड़ थाम लिया। माही इस वक्त उस आदमी की बाहों में थी। माही के हाथ उसके सीने पर थे। पता नहीं क्यों अचानक से माही के दिल धड़कने की स्पीड बहुत तेज हो गई। उसे बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस आदमी की बाहों में पहले भी आ चुकी थी। वहाँ का माहौल बड़ा अजीब हो गया। वही आर्यन जो अभी शावर लेकर आया था, वह अपने रूम में किसी को देखकर पूरी तरह हैरान था। उसे बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाने ही वाला था कि माही उससे टकरा गई। जैसे ही उसने माही को गिरने से बचाया उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। आर्यन ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, माही। माही को छूने भर से ही आर्यन ने उसे पहचान लिया था। आर्यन की आवाज सुनकर माही अपने होश में आई। वह समझ गई यह उसका बॉस है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इस घर में रखा गया है। उसे अर्नब की बात अच्छे से याद थी। वह आर्यन के सामने नहीं आ सकती है। माही तुरंत खड़ी हुई और भागकर रूम से निकल गई। आर्यन अभी तक अपने होश में नहीं आया था। वह माही का हाथ पकड़ उसे रोक रख ना सका। माही तुम कहाँ जा रही हो? आर्यन ने चिल्लाते हुए बाहर आकर कहा। वह चारों तरफ माही को ढूंढ रहा था। तभी आहिर जिसका रूम आर्यन के रूम के पास में ही था, वह आर्यन की आवाज सुनकर रूम के बाहर आया। उसने जब आर्यन को इस तरह देखा तो पूरी तरह हैरान रह गया। उसने आर्यन के पास आकर घबराते हुए कहा, अनस को क्या हुआ पापा? माही आई थी, वह यहीं पर है मेरे पास, पर वो मुझसे दूर भाग रही है। आर्यन ने आहिर से कहा। आर्यन की बात सुनकर आहिर शॉक रह गया। आर्यन ये क्या कह रहा था? उसकी माँ 2 साल पहले ही उसे दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, फिर वो यहाँ कैसे आ सकती थी? आहिर आज पहली बार आर्यन की ऐसी हालत देख रहा था। आर्यन वहाँ से जाता इससे पहले ही आहिल ने आर्यन को रोकते हुए कहा, पापा आप पहले चेंज कर लीजिए, तब तक मैं मम्मी को ढूंढता हूँ।
आहिर की बात सुनकर आर्यन ने आहिर की तरफ देखा और फिर कहा, माही को कहीं जाने मत देना, मैं अभी आया। ये कहते हुए आर्यन जल्दी से चेंज करने के लिए रूम में गया। आहिर ने वहां आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर आर्यन को ऐसा क्यों लग रहा था कि माही वहां पर है। आहिर ने जल्दी से पूरी हवेली में माही को ढूंढा पर उसे कहीं पर भी माही दिखाई नहीं दी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ माही भागते हुए सीधे गार्डन में आ गई। गार्डन में आकर माही तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजर वही व्हीलचेयर पर बैठी गायत्री जी पर पड़ी जिनके पास उनकी केयरटेकर भी मौजूद थी। केयरटेकर के हाथों में गायत्री जी की शॉल थी जिसे देख माही ने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ अब मुझे वहां वापस नहीं जाना पड़ेगा। अगर सर मुझे देख लेते तो पता नहीं क्या होता, पर सर को मेरा नाम कैसे पता। माही यही सोच जा रही थी कि तभी गायत्री जी की नजर माही पर पड़ी। गायत्री जी ने कहा, अरे बेटा इधर आना। गायत्री जी की बात सुनकर माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर उनकी तरफ आई। गायत्री जी ने प्यार से माही से कहा, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, पर यह पहले ही शॉल लेकर आ गई, हमने बेवजह तुम्हें तकलीफ दी। कोई बात नहीं दादी, आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं तब तक अर्णव सर के पास जाती हूँ। माही ने कहा। माही की बात सुनकर गायत्री जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद माही तुरंत बॉडीगार्ड वाली एरिया की तरफ चली गई। अपने रूम की बालकनी में खड़ी मीरा जी नीचे गार्डन में देख रही थी। उनकी नजर भी माही पर पड़ी। माँ के साथ वह लड़की कौन थी। मीरा जी ने खुद से ही कहा, वही आहिर गार्डन एरिया में आया तो उसे वहाँ पर भी माही नहीं दिखाई थी। ये देख आहिर उदासी के साथ वापस हवेली के अंदर चला गया। मैंने बॉडी कैसे पूछताछ विकी पर उनके हिसाब से तो अभी तक घर के बाहर कोई गया ही नहीं था, ना ही कोई घर के अंदर आया था। आहिर उदास होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था कि तभी देव की नजर आहिर पर पड़ी। आहिर का उतरा हुआ चेहरा देखकर देव ने उसके पास जाकर पूछ, क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। देव की बात सुनकर आए हमने उसे वह सब कुछ बता दिया जो थोड़ी देर पहले हुआ था। आहिर की बात सुनकर दिल भी हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। क्या सच में माही वापस आ गई थी या आर्यन को वहाँ हो रहा था। मुझे लगता है भैया अब वह चीज इमेजिन करने लगी है जो है भी नहीं, देव ने कहा। देव की बात सुनकर आहिर ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या कुछ ऐसी बात है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। आहिर की बात सुनकर देव ने उसे वह इंसिडेंट पर बता दिया जो मार्केट में आर्यन के साथ हुआ था जब उसे वहाँ भी माही दिखाई दी थी। देव की बात सुनकर आहिर शांत हो गया। वह कुछ सोचने लगा तभी वहाँ आर्यन सीढ़ियों से भागता हुआ आया। क्या हुआ आहिर, क्या तुम्हें माही मिली, क्या तुमने देखा उसे। आर्यन ने कहा। आर्यन काफी जल्दबाजी में था। आर्यन को इस तरह देखकर आहिर को बहुत बुरा लग रहा था। देव ने आर्यन को संभालते हुए कहा, भैया यहाँ कोई नहीं है आहिर, और मैंने पूरे घर को चेक किया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा, माही यही थी, वह मेरे पास मेरे रूम में आई थी, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ये कहकर आर्यन गुस्से में सीधे हवेली से बाहर निकल गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसकी बात समझ क्यों नहीं रहा है। हर कोई उसे नहीं बोल रहा था कि उसे वहम हुआ है, पर आर्यन को अच्छे से पता था माही जिंदा है और वह यही उसके आसपास ही कहीं है। चाचू मुझे ऐसा लगता है माँ जिंदा है। 20 साल में पापा ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसे आज कर रहे हैं। आपको भी अच्छे से पता है पापा माँ की आहट तक पहचान लेते हैं। आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण आ गई, पर वह नहीं चाहता था कि जब ये बात झूठ निकले तो वह सभी लोग टूट जाए। तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा, माही यही थी, वह मेरे पास मेरे रूम में आई थी, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ये कहकर आर्यन गुस्से में सीधे हवेली से बाहर निकल गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसकी बात समझ क्यों नहीं रहा है। हर कोई उसे नहीं बोल रहा था कि उसे वहम हुआ है, पर आर्यन को अच्छे से पता था माही जिंदा है और वह यही उसके आसपास ही कहीं है। चाचू मुझे ऐसा लगता है माँ सच में जिंदा है। 20 साल में पापा ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसे आज कर रहे हैं। आपको भी अच्छे से पता है पापा माँ की आहट तक पहचान लेते हैं। आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में भी एक उम्मीद की किरण आ गई, पर वह नहीं चाहता था कि जब ये बात झूठ निकले तो वह सभी लोग टूट जाए। तो फिर तुम क्या चाहते हो, देव ने आहिर से पूछा। देव की बात सुनकर आहिर ने कहा, मैं माँ को ढूंढने वाला हूँ। पापा के साथ में अगर माँ जिंदा है तो मैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आहिर की बात सुनकर देव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर एक वादा करो, अगर यह भैया का सिर्फ वहम हुआ तो तुम खुद को टूटने नहीं दोगे। देव की बात सुनकर आहिर की आंखें नम हो गई। उसने अपनी नम आंखों से देव की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वही दूर खड़ी रूही यह सब कुछ सुन रही थी। उसने आर्यन का बिहेवियर भी देखा था। माही दीदी सच में जिंदा है। अगर जीजू माही दीदी को फील कर पा रहे हैं तो ये सच होगा। रूही को आर्यन पर पूरा भरोसा था। वही माही बॉडीगार्ड एरिया में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी करीबी से दूर भाग कर आई है। माही ने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। माही को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। तभी माही की नजर उसकी फिंगर पर गई जहां एक डायमंड की रिंग थी। वह रिंग माही के पास जब से थी जब से उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोली थी। उसे रिंग में ए लिखा हुआ था।
इस रिंग की वजह से माही को इतना तो पता था, उसकी याददाश्त जाने से पहले वह किसी से प्यार करती थी और किसी के साथ कमिटेड थी। इसी वजह से माही किसी भी लड़के को अपने करीब नहीं आने देते थी। माही अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी वहाँ एक बॉडीगार्ड आया जो माही का दोस्त भी था। उसने कहा, अरे माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्नव सर ने हमें चलने को बोला है, हमारे बॉस बाहर किसी काम से जा रहे हैं, हमें भी उनके पीछे जाना है। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर माही ने अपनी गर्दन हमें हिलाई, फिर अपनी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ी। आर्यन की कार आगे थी और उसके पीछे ही 5 बाइक पर उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड सवार थे, जो डिस्टेंस बनाकर आर्यन की गाड़ी के पीछे सवार थे। उन 5 बाइक में भी डिस्टेंस था ताकि किसी को भी पता न चली यह सब आर्यन के बॉडीगार्ड्स हैं। आर्यन कार में बिना किसी इमोशन के साथ बैठा था। वही अपनी पर्सनल आर्मी से मिलने के लिए जा रहा था ताकि वह माही को ढूंढ सके। अपनी पर्सनल आर्मी की मदद से आर्यन को यकीन था वह माही को सिर्फ 2 दिन में ढूंढ लेगा। वह तुम ही थी वाइफी, मैं तुम्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। आर्यन ने खुद से ही कहा, उसे यकीन था आज जो उसके रूम में लड़की आई थी वह माही ही थी। आर्यन ने अर्नव से घर की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाई, पर माही ने पहले ही अर्नव को आर्यन के रूम में जो कुछ भी हुआ वह बता दिया था। इसलिए अर्नव ने पहले ही उसे सीसीटीवी फुटेज को एडिट कर दिया था। वह नहीं चाहता था आर्यन के सामने माही का सच आए। दूसरी तरफ अक्षु और श्रेयांश खुराना एंटरप्राइजेस पहुंच चुके थे। अक्षु इस वक्त श्रेयांश के साथ उसके प्राइवेट लिफ्ट में थी। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखकर कहा, मिस ये अपना वर्क अच्छे से करना, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये कहते हुए श्रेयांश की आंखों में शरारत थी। उसकी बातों का मतलब अक्षु को कुछ गलत ही लग रहा। उसने घूरते हुए श्रेयांश की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, आखिर आप छोटे से बच्चे जो है। श्रेयांश जो लिफ्ट के सहारे अपना एक पैर लगा खड़ा था, उसने मुस्कुराते हुए अक्षु को देख रहा था। वह अक्षु के पास आया। उसने धीरे से अक्षु के कान में कहा, डैडी सुना था पर मॉमी नया होगा, सो क्या तुम मेरी सुगर मॉमी बनना चाहती हो? ये कहते हुए श्रेयांश के लिप्स अक्षय के गालों को छू रहे थे। अक्षु की दिल की धड़कन में श्रेयांश की बातें सुनकर सुखी स्पीड से बढ़ने लगी। वह डैडी का मतलब काफी अच्छी तरीके से समझ रही थी और जिस तरह से श्रेयांश उसे शुगर मॉमी कह रहा था, अक्षु के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मतलब वह नहीं था, अक्षु ने बहुत धीमी आवाज में कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अक्षु की बात सुनते श्रेयांश के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वह अक्षु से दूर हुआ और अपना कोट सही किया। श्रेयांश की दूर जाते ही अक्षु ने गहरी सांस ली। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जो श्रेयांश भी काफी अच्छी तरीके से देख पा रहा था। कहीं तुम शुगर मम्मी का मतलब गलत तो नहीं समझ रही? अगर समझ भी रही हो तो बिल्कुल सही समझ रही हो, श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और श्रेयांश बाहर चला गया। श्रेयांश के जाते ही अक्षु जो उसके पीछे लिफ्ट में रह गए, उसने खुद के दिल पर हाथ रखकर कहा, अक्षु कंट्रोल कर खुद को, अगर तू ऐसे ही मिस्टर खुराना के पास रही तो पागल हो जाएगी। शुगर मॉमी लेट्स गो, श्रेयांश ने अक्षु को आंख मारते हुए कहा। श्रेयांश के फिर से शुगर मॉमी बोलने पर अक्षु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप मुझे ये बुलाना बंद करें। अक्षु की बात का श्रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेयांश अपने केबिन की तरफ जाने लगा। अक्षु उसके पीछे पीछे ही चली आ रही थी। वहाँ उस पूरे फ्लोर पर श्रेयांश के बॉडीगार्ड खड़े थे। श्रेयांश का मैनेजर जो श्रेयांश के साथ ही रहता था, वह भी उसके केबिन के पास ही खड़ा हो गया। श्रेयांश ने उसे पहले ही बता दिया था अक्षु उसकी पीए नहीं, उन सब की लेडी बॉस है। इसीलिए अक्षु के लिए सभी बॉडीगार्ड्स और उसके मैनेजर की नजरों में रिस्पेक्ट साफ देखी जा सकती थी, पर अक्षु ने अभी तक इस बात पर गौर ही नहीं किया था। जैसे ही अक्षु और श्रेयांश उनकी तरफ आए, उन सभी लोगों ने गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपनी गर्दन झुका ली। अक्षु श्रेयांश के पीछे थी, इसलिए श्रेयांश ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली ताकि अक्षु उसके बराबर आ सके। अक्षय और श्रेयांश उन सभी बॉडीगार्ड के बीच से केबिन की तरफ गए। अक्षु को यही लग रहा था वह सब श्रेयांश को विश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। एक बॉडीगार्ड ने केबिन का दरवाजा खोला और उसके बाद श्रेयांश अपनी केबिन में गया। अक्षु वही दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अक्षु ने श्रेयांश के मैनेजर की तरफ देखा। वह उसे जानती थी, उसने कल ही श्रेयांश के मैनेजर से बात की थी। सर क्या आप मुझे मेरा वर्क बता सकते हैं? अक्षु ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा। मैनेजर ने जब अक्षु की बात सुनी, उसने अपना थूक गटका। उसकी लेडी बॉस उसे सर बुला रही थी। अगर यह बात श्रेयांश ने सुन ली तो शायद उसकी जान ले लेगा, इसलिए मैनेजर ने अक्षु की तरफ देखकर कहा, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए सर बोलकर नहीं, पर आप मेरी सीनियर है, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुन मैनेजर ने अक्षु की तरफ देखा और कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाए, मेरा नाम विपिन है। अक्षु ने ज्यादा बहस नहीं की और अपनी गर्दन हमें हिला दी। उसके बाद विपिन ने उसे उसका काम समझा दिया। अक्षु के लिए श्रेयांश ने पहले ही एक बहुत ही कंफर्टेबल केबिन रेडी करवा दिया था। विपिन ने अक्षय को उसका केबिन दिखाया जो श्रेयांश के केबिन के पास में ही था, और फिर उसे उसका काम बता दिया। अक्षय को सुबह से शाम तक श्रेयांश की हर एक चीज का ध्यान रखना था, उसकी थी कॉफी हर एक चीज का। जब अक्षु को विपिन ने उसका काम समझाया तो अक्षु को बहुत गुस्सा आया कि पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कम और श्रेयांश के केयरटेकर की ज्यादा लग रही थी। उसे हर वक्त श्रेयांश के पास ही रहना था।
इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। मैनेजर ने जब अक्षु की बात सुनी उसने अपना थूक रखा। उसकी लेडी बॉस उसे सर बुला रही थी। अगर यह बात श्रेयांश ने सुन ली तो शायद उसकी जान ले लेगा, इसीलिए मैनेजर ने अक्षु की तरफ देखकर कहा, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए सर बोलकर नहीं, पर आप मेरी सीनियर है। अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुन मैनेजर ने अक्षु की तरफ देखा और कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाए, मेरा नाम विपिन है। अक्षु ने ज्यादा बहस नहीं की और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद विपिन ने उसे उसका काम समझा दिया। अक्षु के लिए श्रेयांश ने पहले ही एक बहुत ही कंफर्टेबल केबिन रेडी करवा दिया था। विपिन ने अक्षय को उसका केबिन दिखाया जो श्रेयांश के केबिन के पास में ही था और फिर उसे उसका काम बता दिया। अक्षय को सुबह से शाम तक श्रेयांश की हर एक चीज का ध्यान रखना था, उसकी टी कॉफी हर एक चीज का। जब अक्षु को विपिन ने उसका काम समझाया तो अक्षु को बहुत गुस्सा आया कि पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कम और श्रेयांश के केयरटेकर की ज्यादा लग रही थी। उसे हर वक्त श्रेयांश के पास ही रहना था। अक्षु ने अपने गुस्से को शांत किया और फिर सीधे श्रेयांश के केबिन में चली गई। अक्षु ने दरवाजे को नॉक किया जिसे सुन श्रेयांश ने कम इन कहा। अक्षु जैसे ही अंदर गई उसने श्रेयांश के सामने खड़े होकर पूछा, सर आपको क्या चाहिए? ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, क्या ऑप्शन में तुम नहीं हो? श्रेयांश ने अपनी चेयर पर आराम से बैठकर चेयर को घुमाते हुए कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं और अब ग्रीन टी और कॉफी भी नहीं है, आप लायक ही नहीं है। कहते हुए अक्षु वहाँ से घूमकर जाने लगी कि श्रेयांश ने फुर्ती दिखाकर आगे जाकर अक्षु का हाथ पकड़ लिया। अक्षय ने श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर खुराना, वरना इस बार आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। श्रेयांश ने अक्षु को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देख कहा, मेरे लिए सब अच्छा ही होगा जब तुम मेरे पास रहोगी। मुझे नहीं लगता अब आप बातों से मानने वाले हैं, आपने मुझे मजबूर किया है। अक्षु ने कहा। वह अपने पैरों को उठाकर जैसे ही श्रेयांश के प्राइवेट पार्ट पर किक मारने को हुई, श्रेयांश ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया। वह पहले ही अक्षु के इस मूव को भांप गया था। श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, यह क्या कर रही हो बेबी? अगर अभी कुछ हो जाता तो तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम होती, इसके बिना तुम एंजॉय कैसे करती? श्रेयांश ये कहते हुए उसने अपनी आई ब्लिंक की। ये देख अक्षु को शर्म के साथ गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में श्रेयांश को खुद से दूर धक्का दिया और केबिन से बाहर चली गई। वही मुंबई एयरपोर्ट पर दो लड़के एक साथ वीआईपी एरिया से बाहर आए। जैसे ही एयरपोर्ट में मौजूद लोगों ने उन लोगों को देखा तो सबका ध्यान उन दोनों की तरफ ही चला गया। वह दोनों दिखने में बहुत हैंडसम थे। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। वो दोनों उनके बीच में किसी हीरो की तरह एंट्री ले रहे थे। लड़कियां तो उन लड़कों को देखकर आंखें भरने लगी थी। विधान भैया, अभी किसी को भी हमारे आने के बारे में पता नहीं है क्या? हम कुछ दिन बाहर ही रहे, फिर अच्छे से सबको सरप्राइज देंगे। उनमें से एक लड़के ने बड़ी खुशी उसके साथ कहा। उसे लड़के की बात सुनकर विधान ने अपनी आंखों से गूगल से उतारते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है इंडिया आने के बाद तुम आर्यन चाचू की नजरों से बच सकते हैं? उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया होगा हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। अब चुपचाप अपने दिमाग को दौड़ना बंद करो, घर से चलो। विधान की बात सुनकर वह लड़का थोड़ा उदास हो गया। यह विधान मेहरा था, ऋषभ और बाकी का इकलौता बेटा जो लंदन अपनी स्टडीज करने के लिए गया हुआ था। इसके अंदर पूरी मिलिट्री फैमिली का खून था। ऐसे तो विधान सबके ऊपर जान छिड़कता था, पर वह हमेशा ही काफी सीरियस रहता। विधान के साथ जो लड़का खड़ा था वह कोई और नहीं देवेश रजावत था। देव और रूही का बेटा देवेश बिल्कुल देव की तरह था। जैसे देव सबको परेशान किया करता था, देवेश भी वैसा ही था। कहने को तो वह 23 साल का हो गया था और उसके अंदर मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई थी। वो दोनों अब तक एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। वह दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। लगता है किसी को पता नहीं है तुम लोगों के बारे में। एक आवाज उन दोनों के कानों पर पड़ी। जब उन दोनों ने उसे तरफ देखा तो वहाँ पर आहिर अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा उन दोनों को ही देखे जा रहा था। आहिर को देखते ही देवेश तुरंत बच्चों की तरह भागते हुए आहिर की तरफ भागा और आहिर के गोद में चढ़कर उसके गले लग गया। भैया भैया भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है मुझे हर दिन हर वक्त आपकी याद आती, जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड लीजा हो। देवेश ने आहिर के गले लगाती हुई कहा। देवेश की बात सुनकर आहिर ने अपनी गर्दन नामे दिला दी। वही विधान के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। तुम अभी नीचे उतर रहे हो या मैं सबके सामने तुम्हें नीचे धक्का दूं? आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर देवेश तुरंत एक झटके के साथ नीचे उतर गया और आहिर को अपनी दांत दिखाने लगा। अरे भाई, आप तो सीधी हो जाते हो। देवेश ने कहा। आहिर कुछ कहता कि तभी विधान ने वहां आकर कहा, अच्छा हुआ इसने तुम्हारी पिटाई नहीं की पिछली बार की तरह। विधान की बात सुनकर देवेश का मुंह बन गया। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आप दोनों मुझसे बड़े हैं तो आप इस बात का ज्यादा ही फायदा उठाते हैं ना। देखना मेरी साइड लेने वाला अगर कोई आ गया तो फिर मैं आप दोनों को ही छोड़ूंगा नहीं। देवेश की बात सुनकर उन दोनों ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। देवेश के ये ड्रामा हमेशा के थे, इसमें कुछ इसमें कैसे हो? विधान ने आगे बढ़कर आहिर को अपने गले लगाते हुए कहा। आहिर ने मुस्कुराते हुए विधान को गले लगाते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गए थे। आहिर की बात सुनकर विधान मुस्कुरा दिया। आहिर विधान से सिर्फ 6 महीने छोटा था। मुझे बहुत भूख लगी है।
क्या हम लोग पहले खाना खाने चले? मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, विधान ने कहा। विधान की बात सुनकर आहिर ने कहा, किसी को भी पता नहीं है तुम लोग आ गए हो, सिर्फ पापा को पता था, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था, भैया किसी को पता नहीं है, प्लीज प्लीज चले, देवेश ने कहा। देवेश की बात सुनकर विधान और आहिर भी मान गए। उसके बाद वह सब लोग अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ कार में चले गए, जो कि मुंबई के बिल्कुल बीच में था। पूरे 4 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, इस जगह को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। देवेश ने अपने झूठे आंसू को साफ करते हुए कहा। विधान और आहिर मुस्कुरा दिए। जैसे ही उन लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर अपना कदम रखा, वो तीनों अपनी जगह पर ही जम गए। देवेश तो अपना मुंह खुला सामने के नजारे को देख रहा था। सामने एक लड़की जिसने हुडी पहन रखी थी, वो वहाँ मौजूद कुछ आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार रही थी। उस लड़की का चेहरा उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने सर को हुडी से कवर कर रखा था। तभी 3 लड़के उसकी तरफ चाकू लेकर भागकर आने लगे। वह लड़की सामने दीवार की तरफ भागते हुए सीधे दीवार के ऊपर ही चढ़ गई और 360 डिग्री की जंप लगाते हुए 2 लड़कों को जोरदार की किक मारी, जिससे वह वहीं पास पड़ी टेबल पर जा गिरे। उस लड़की के स्टंट को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। वही देवेश भी बड़ी खुशी से तालियां बजा रहा था, जैसे वह कोई तमाशा देखने आया हो। उस लड़की ने उनमें से एक लड़के का हाथ पकड़ा और उसे पास बड़ी टेबल पर दे मारा, और फिर वहां बड़ी फॉग उठाकर उसके कंधे पर डाल दिया। वह आदमी दर्द से चीख उठा। उस आदमी की चीख सुनकर जैसे वो लड़की इरिटेट हो गई हो, उसने उसके गले पर उसे फॉग को रखते हुए कहा, अगर एक और बार चिल्लाए तो तुम्हारा गला काट दूंगी। बेचारा वह आदमी उस लड़की के डर से चुपचाप दर्द को सहता रहा। उसने अपने मुंह से आह तक करने की हिम्मत नहीं की। तभी एक दूसरे आदमी ने लड़की पर पीछे से वार करने वाला था। यह महसूस होते ही वह लड़की तुरंत नीचे झुक गई और वह चेयर सीधी उस दूसरे आदमी को जा लगी। 2 मिनट में ही उस लड़की ने 6 आदमियों को घायल कर वहीं पटक दिया था। होटल मैनेजमेंट और वहां मौजूद बाकी कस्टमर बैठे ये सब देख रहे थे। वह लड़की फ्लोर पर पड़े उन आदमियों की तरफ देखती है और उनके पास बैठकर उनसे धीरे से कहती है, क्यों फालतू में हर जगह पंगा लेते रहते हो? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? लड़की कुछ बोलेगी नहीं, अब देखो कहीं बोलने लायक नहीं रहे। आई एम सॉरी, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, अपने हाथ जोड़कर उस लड़की से कहा। उस लड़की ने उन सब की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुम लोग मुझ पर केस करना चाहते हो? उस लड़की की बात सुनकर वह सारे लड़के डर गए। उन्होंने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, हम आपके खिलाफ कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। उस लड़की ने फिर अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और उन लोगों के हाथ में देते हुए कहा, इससे अपना इलाज करवा लेना। ये कहते हुए वह लड़की उठी। उसने रेस्टोरेंट में इधर उधर देखा। उसने अपनी हुडी की कैप नीचे की। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी रूह ही थी। रूह ने वही पास में खड़ी वेटर से पूछा, यहाँ का मैनेजर कौन है? रूह की बात सुनकर मैनेजर जो वहाँ साइड में ही खड़ा था, वह तुरंत भागते हुए आगे आया। उसने रूह से कहा, मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। रूह ने उनकी तरफ देखकर कहा, यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है मैं वह सब आपको देकर दूंगी। ये कहते हुए रूह ने अपने पॉकेट में से एक कार्ड निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। रूह की बात सुनकर उस मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज आपने यहाँ जो कुछ भी किया वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। इससे हमारे होटल की इमेज सुधरेगी ही। वैसे भी गलती इन लोगों की थी और हम खुद शर्मिंदा है कि हम पहले आकर हेल्प नहीं कर पाए। रूह ने उसे मैनेजर की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुरा दी। रूह जैसे ही मैनेजर से बात कर पीछे पलटी, वह अपनी जगह पर ही जम गई। सामने दरवाजे पर उसे जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह कोई और नहीं आहिर राजावत का था, जो उसका प्रिंस चार्मिंग था। आहिर ने भी रूह का चेहरा देखा था। वह भी अपनी आंखें छोटी कर रूह को देखने लगा। वही देवेश तो कब से रूह को देखकर कुछ न कुछ बोले जा रहा था। उसे काफी पसंद आई थी। जैसे ही देवेश ने रूह का चेहरा देखा, उसने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कहा, ये कितनी खूबसूरत है ना। देवेश की बात सुनकर विधान ने रूह की तरफ देखते हुए कहा, खूबसूरत तो है, पर उसके साथ काफी अक्लमंद भी। रूह ने अपने आप को मन में कहा, रूह तू हर बार क्यों पंगा लेती रहती है, और तेरा प्रिंस चार्मिंग तेरे बारे में क्या सोचेगा? कहीं वह तेरे पास आने से ही ना डरने लगे। रूह के दिमाग में यही चल रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत ही लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया और अपने हाथों को फूंक मारने लगी, जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हो। अचानक से रूह के बदले हुए तेवर देखकर आहिर की आंखें छोटी हो गई।
अभी कुछ देर पहले तो ये लड़की बिल्कुल ठीक तरह से चल रही थी और अचानक से उसे इतना दर्द कैसे हो रहा था। रूह ने ऐसे ड्रामा किया जैसे सबको यही लगे कि सच में रूह को चोट लगी है। देवेश, विधान और आहिर भी अंदर आ गए। रूह ने आहिर के पास जाते हुए बड़े ही मासूम चेहरे के साथ कहा, देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है। जब देवेश और विधान ने देखा रूह आहिर से बात कर रही है तो वह दोनों हैरानी में आहिर को देखने लगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी चोट लगी है, आहिर ने रूह को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। आहिर की बात सुनकर रूह समझ गई उसकी दाल आहिर के सामने नहीं गलने वाली। रूह फिर ठीक से खड़ी हो गई। ये देखकर विधान और देवेश फिर से हैरान रह गए। मैं क्या करती, गलती मेरी नहीं थी, रूह ने मुंह बनाते हुए कहा। रूह की बात सुनकर आहिर ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और फिर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। विधान भी आहिर के पीछे पीछे चला गया। देवेश ने रूह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा अच्छी है, कितनी अच्छी फाइटिंग करती है। आप क्या मुझे भी यह सब सिखाएंगी? मुझे भी आपकी तरह हवा में उड़ते हुए लोगों को मारना है। देवेश की बात सुनकर रूह कुछ सोचने लगी। उसने आहिर की तरफ देखा और फिर देवेश से पूछा, तुम आहिर के कजिन हो ना, उसके चाचा के लड़के? देवेश ने किसी छोटे बच्चों की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ये देख रूह के होठों पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने देवेश के हाथ को पकड़ कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, पर उसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? देवेश ने कंफ्यूजन में पूछा। देवेश की बात सुनकर रूह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब आहिर और विधान ने देवेश को अभी तक रूह के पास खड़े देखा तब आहिर ने कहा, अगर तुम्हें ही खाना नहीं खाना तो हम यहाँ से चलते हैं। आहिर की बात सुनकर देवेश ने आहिर से कहा, नहीं भैया मैं अभी आता हूँ। ये कहकर देवेश सीधे आहिर के पास चला गया। उसके पीछे पीछे ही रूह भी उनकी तरफ आने लगी। रूह वही आहिर के पास वाली चेयर पर बैठ गई। ये देख आहिर ने रूह को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं, मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया है, रूह ने मुंह बनाते हुए कहा। रूह की बात सुनकर आहिर ने अपनी आईब्रोज को ऊपर कर कहा, कौन सा दोस्त? मैं हूँ वो दोस्त। देवेश ने अपने हाथ को ऊपर कर कहा। आगे क्या होगा इस कहानी में? आगे क्या आर्यन माही को ढूंढ पाएगा? क्या करेगी अब रूह? देवेश कब बना रूह का दोस्त? जान हूँ वो दोस्त। देवेश ने अपने हाथ को ऊपर कर कहा। और तुम दोनों दोस्त कब बने? आहिर ने देवेश को घूरते हुए कहा। बस अभी 2 मिनट पहले, देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। देवेश की बात सुनकर आहिर का मन कर रहा था वह अभी देवेश का सर फोड़ दे। आखिर देवेश ऐसे ही किसी को भी अपना दोस्त कैसे बना सकता था? तुम किसी अनजान से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हो? आहिर ने कहा। आहिर की बात सुनकर रूह ने आहिर को आंख मारते हुए कहा, अपनी होने वाली वाइफ को अनजान बोलते हुए शर्म नहीं आती? रूह की बात सुनकर विधान और देवेश मुंह खोल रूह को देखने लगे। वही आहिर ने अपने सर पर हाथ रखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह इस लड़की से कैसे डील करे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिर ने तरह से पूछा। आहिर की बात सुनकर रूह आहिर के पास अपनी चेयर करते हुए कहा, वह मुझे तुमसे कल रात के बारे में कुछ पूछना था। रूह की बात सुनकर देवेश ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख अपनी आंखें बड़ी कर विधान से कहा, कल रात मतलब कल रात आप दोनों साथ थे? ये कहते हुए देवेश का चेहरा ऐसा लग रहा जैसे वह किसी बड़े सदमे में हो। विधान जो अब तक चुपचाप बैठा था उसे भी अब आहिर रूह में इंटरेस्ट आने लगा था। वह भी जानना चाहता था आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। विधान ने आहिर को देख मुस्कुराते हुए रूह से पूछा, मोहतरमा आप किस बारे में बात कर रही हैं? विधान का सवाल सुन रूह शर्माने लगी। रूह को इस तरह शर्माता देखकर आहिर कंफ्यूज हो गया। उसने विधान की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आहिर ने रूह का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। रूह ने विधान और देवेश को बाय कहते हुए कहा, बाय बाय, अभी हमें थोड़ी प्राइवेट बात करनी है, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आहिर रूह को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया। वह नहीं चाहता था रूह यहाँ बैठे और बकवास करे। वही विधान और देवेश उन दोनों को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको क्या लगता है भाई, क्या सच में आहिर भैया और रूह के बीच में कुछ चल रहा है? देवेश ने कहा। विधान ने उन दोनों को जाते देखकर देवेश से पूछा, इस लड़की का नाम रूह है? देवेश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। विधान ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं। आहिर रूह को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आया। उसने रूह को अपने सामने खड़ा कर घूरते हुए पूछा, क्या चाहती हो तुम्हें? रूह ने कहा। रूह की बात सुनकर आहिर ने गहरी सांस ली। वह गुस्सा नहीं करना चाहता था। ये देख रूह ने हंसते हुए कहा, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। क्या लड़ना तुम्हारा काम है? आहिर ने पूछा।
आहिर की बात सुनकर रूह ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने स्टॉप नहीं किया था। आहिर ने ध्यान से रूह की तरफ देखा। वह देखना चाहता था कहीं रूह को कहीं चोट तो नहीं लगी, पर वह ये बात रूह को दिखाना भी नहीं चाहता था। तभी रूह के फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देख रूह तुरंत आगे बढ़ आहिर के गाल पर किस करके कहा, मुझे जाना होगा बाय बाय। ये कहते हुए रूह जल्दी से वहां से अपनी बाइक पर बैठ निकल गई। आहिर वहां शौक खड़ा रह गया। उसे तो पता भी नहीं चला रूह इतनी जल्दबाजी में गई कहां। रूह के जाने के बाद आहिर ने अपने गालों पर हाथ रख कहा, पागल, लगता है हमारी भाभी मिल गई, देवेश ने कहा। आहिर ने देखा वह दोनों उसकी तरफ ही आ रहे थे। क्या हुआ, अब तुम्हें भूख नहीं लगी? आहिर ने पूछा। देवेश ने आहिर से उदासी से कहा, पापा और ऋषभ अंकल को हमारे बारे में पता लग गया, उन्होंने हमें अभी घर बुलाया है। वो तीनों भी फिर उस रेस्टोरेंट से निकल गए। रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर आने के बाद रूह के फोन पर एक कॉल आया। रूह ने अपने फोन से उस नंबर पर कॉल पर किया। मैं आपने अभी तक रिसीव क्यों नहीं किया कॉल? फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। उस आदमी की आवाज सुनकर रूह ने ठंडी वॉइस में कहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्लान आफ्टरनून तक शिफ्ट करो, मैं खुद बता दूंगी कब कैसे क्या करना है। ये कहकर रूह ने तुरंत कॉल कट किया। रूह इस वक्त ब्रिज पर थी। उसने बाइक साइड में पार्क की और ब्रिज के पास खड़े होते हुए खुद से ही कहा, प्लान और पोस्टपोन करना ऋषि हो सकता है, जल्दी ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए रूह की आंखें काफी सख्त थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। कोई नहीं बता सकता उसके दिमाग में चल क्या रहा है। रूह ने अपने फोन से अक्षु को कैंसिल लिख मैसेज किया। जैसे ही अक्षु ने वह मैसेज देखा, उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वह अभी डिटेल में रूह से कुछ भी फोन पर नहीं पूछ सकती थी। अक्षु फिर वापस अपने कामों में लग गई। दूसरी तरफ आर्यन की कार इस वक्त एक सुनसान रास्ते पर थी। आर्यन के कार के आगे और पीछे दो बॉडीगार्ड्स की कार मौजूद थी, जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थी। तभी उस सुनसान रास्ते पर अचानक से जंगल की तरफ से कहीं से फायरिंग होने लगी। वहां बहुत सारी गोलियां चलने लगी थी। गोलियों की आवाज सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। सभी कार्स एक साथ वहां रुक गई, क्योंकि आगे एक कार पहले से ही पार्क थी, जिसने रास्ता रोक रखा था। आर्यन ने अपने ब्लूटूथ से सभी बॉडीगार्ड को अलर्ट रहने को कहा। फायरिंग बढ़ती ही जा रही थी। अब तक माही और बाकी के 4 सीक्रेट बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे। माही ने अपने हाथों के इशारे से उन सभी बॉडीगार्ड को कुछ कहा। वह लोग अभी आर्यन की कार से थोड़ी दूर थे, इसीलिए दुश्मनों की नजर अभी तक उन पर नहीं पड़ी थी। माही उन बॉडीगार्ड के पास आ गई थी। उन्होंने अपनी गन को लॉक किया और पेड़ों के पीछे छिपकर फायरिंग करने लगे। अब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। वह 5 सीक्रेट बॉडीगार्ड्स काफी अच्छी तरह से दुश्मनों को सबक सिखा रहे थे। बॉस आप घर में ही रहिएगा, अर्नब ने आर्यन से कहा, और फिर कार से बाहर आ गया। आर्यन और बॉडीगार्ड की कार बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए आर्यन कार के अंदर था। अर्नब और बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी लगातार दूसरी तरफ फायरिंग करने लगे। दूसरे साइड के लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसीलिए काबू करना इतना आसान नहीं होने वाला था। आर्यन कार में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे बाहर मौजूद लोगों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी टीम को अच्छे से जानता था। वह लोग जरूर उन लोगों को जल्दी ही खत्म कर देंगे। कुछ दुश्मन आर्यन की कार की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही माही ने ये देखा, वह तुरंत उस तरफ भागते हुए गई। माही ने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क और सर पर कैप पहन रखी थी। माही को कार की तरफ भागता देखकर अर्नब ने भी उस तरफ देखा। एक साथ बहुत सारे मास्क पहने लोग आर्यन की कार पर फायर करते हुए आगे आ रहे थे। माही वहां बड़े आराम से फायर करते हुए आगे आ रही थी। अब तक माही के सर से उसकी कैप निकल गई थी और उसके लंबे घने बाल हवा में लहराने लगे थे। माही एक लड़की है। ये देखते ही उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने माही पर हमला किया। माही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक उस पर गोली चला दी। उस आदमी की वजह से माही का मास्क भी नीचे गिर गया था। माही अपना मास्क लेती उससे पहले उसने देखा एक आदमी बड़ी तेजी से आर्यन की कार की तरफ जा रहा है। ये देख माही ने तुरंत उस आदमी पर फायर किया। वह आदमी वहीं ढेर हो गया। अर्नब और बाकी बॉडीगार्ड्स भी आर्यन की कार के चारों तरफ आ गए थे। तभी आर्यन की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जहां उसे माही का चेहरा दिखाई दिया। माही को देखते ही आर्यन अपनी जगह पर ही जम गया। माही वहां ब्लैक कलर के आउटफिट में गन के साथ खड़ी थी। माही के कपड़ों पर खून भी लगा था। उसके बाल हवा में अभी भी लहरा रहे थे। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। उसके बाल हवा में अभी भी लहरा रहे थे। माही को देखकर आर्यन की आंखें वही जम सी गई। माही, आर्यन के मुंह से निकला।
आर्यन तुरंत कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर आया। आर्यन ने कार से निकल कर के पीछे देखा तो अभी भी वहाँ पर माही दुश्मनों से बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। आर्यन वो माही को देखता रहा। अर्नब और बाकी बॉडीगार्ड्स की नजर भी आर्यन पर पड़ चुकी थी। आर्यन को कार से बाहर देखकर अर्नब ने तुरंत आर्यन के पास आने की कोशिश करते हुए कहा, सर बाहर आना बहुत डेंजरस हो सकता है, आप प्लीज कार के अंदर जाइए। पर आर्यन को तो अर्नब की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस माही को देखे जा रहा था। वह पूरी तरह से शॉक था। ये लड़की कोई और नहीं, उसकी वाइफी, उसकी जान, उसकी जिंदगी, उसकी माही है। अर्नब की आवाज सुनकर माही ने भी उस तरफ देखा। आज पहली बार माही ने अपने बॉस आर्यन सिंह राजावत को देखा था, वरना माही हमेशा आर्यन से दूर ही रहती थी। उसे आर्यन के सामने आने की इजाजत नहीं थी। आर्यन को देख माही की नजरें भी कुछ पल के लिए उस पर ठहसी गई। आर्यन की आंखें हल्की नम हो गई। वह भागते हुए माही के पास जाने लगा। आर्यन को अपनी तरफ आता देखकर माही हैरान थी। वही माही के पीछे से दुश्मन उनकी तरफ से आ रहे थे। उन सभी के हाथ में गन थी और वह लगातार उनकी तरफ हमला कर रहे थे। आर्यन का इस तरह माही के पास जाना बहुत डेंजरस होने वाला था। आर्यन को भागते देख अर्नब भी आर्यन के पीछे भागने लगा। वह पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर आर्यन को हुआ क्या है। वही माही जो आर्यन को देख रही थी। उसने जैसे ही अपने पीछे आ रहे दुश्मनों को देखा, वह तुरंत उन पर अपनी गन से फायरिंग करने लगी। माही के साथ बाकी सीक्रेट बॉडीगार्ड्स भी चारों तरफ फायरिंग कर रहे थे और दुश्मनों को मार गिरा रहे थे। वह पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। आर्यन माही के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी एक गोली जो आर्यन की तरफ चलाई गई थी, वह आर्यन को लगती उससे पहले ही माही बीच में आ गई और वह गोली सीधे माही के दिल के पास जाकर लगी। माही ने अपने शरीर से निकलते खून की तरफ देखा और फिर अपनी गन ऊपर कर उस आदमी पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली लगने के कारण माही के हाथ से वह गन छूट गई। माही जमीन पर गिरती उससे पहले ही आर्यन ने भागते हुए माही को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। माही आर्यन की बाहों में थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था। माही ही आर्यन माही को अपनी गोद में लिए वहीं जमीन पर बैठ गया। अर्नब और सारे बॉडीगार्ड्स ने माही आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया था। अब तक आर्यन की पर्सनल आर्मी भी वहां पहुंच चुकी थी। अर्नब भी माही को गोली लगने से परेशान हो गया। माही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस बार खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, आर्यन ने माही की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन की आंखों से आंसू की बूंद माही के चेहरे पर जा गिरी। माही, जिसकी आंखें अभी धीरे धीरे बंद होने लगी थी, वह लगातार आर्यन को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर आर्यन उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। माही कुछ कहती उससे पहले ही माही की आंखें बंद हो गई। वह बेहोश हो चुकी थी। माही को बेहोश देख आर्यन ने तुरंत माही को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर भागते हुए कार की तरफ जाने लगा। माही उसके लिए उसका दिल थी, जिसे संभाल के भी वह भागे जा रहा था। आर्यन के सारे बॉडीगार्ड्स और अर्नब हैरानी में आर्यन को देखे जा रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर आर्यन माही के लिए इतना कंसर्न क्यों है। अर्नब इतना तो समझ गया कि ये कोई छोटी बात नहीं है। आर्यन के पीछे अर्नब भी भागने लगा। आर्यन सीधे माही को लेकर कार में बैठ गया। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप द कार। अर्नब तुरंत कार में बैठा और उसने तेजी से कार स्टॉप की। आर्यन की आवाज में गुस्सा और दर्द था, जिसे देखकर अर्नब भी डर गया। उसने कार की स्पीड तेज कर रखी थी। आर्यन की आर्मी ने उन्हें वहां से जाने का रास्ता दिया। आर्यन की कार के पीछे ही बॉडीगार्ड्स की कार जाने लगी ताकि आर्यन पर अगर फिर से हमला हो तो वह वहां आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहे। आर्यन के आर्मी वहां उन दुश्मनों के लिए रुक गई जो आर्यन पर हमला करने के लिए आए थे। इतनी आसानी से आर्यन की आर्मी उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं थी। कार में बैठा अर्नब लगातार पीछे देखे जा रहा था। आर्यन माही को अपने गोद में लिए बैठा था। वह लगातार माही के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी तो चेहरे पर घबराहट। वाइफी, ओपन योर आइज, आर्यन ने माही के बालों को कान के पीछे कर कहा। आर्यन के मुंह से माही के लिए वाइफी सुनकर अर्नब मानो शौक में चला गया हो। सर ने वाइफी कहा। सर, वाइफी तो सिर्फ अपनी वाइफ को बुलाते थे ना, फिर माही को वाइफी क्यों बुला रहे हैं? और सर को माही का नाम कैसे पता? अर्नब के दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल घूमे जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और कितना टाइम लगेगा? आर्यन ने डरावनी आवाज में कहा। आर्यन की आवाज सुनकर अर्नब को पसीने आने लगे। उसने जल्दी से कहा, 5 मिनट और सर, हम सिटी हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। आर्यन ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी असिस्टेंट को कॉल किया। एक रिंग जाने के बाद ही दूसरी साइड से कॉल बैक हो गया। डॉक्टर कहां तक पहुंचे? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर, डॉक्टर्स की टीम चौपर में सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है। वो 2 मिनट में ही सिटी हॉस्पिटल की टेरेस पर लैंड करने वाले हैं।
आपके वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर्स की टीम वहां मौजूद होगी और सिटी हॉस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी गई है। असिस्टेंट ये बहुत घबराते हुए बोल रहा था, क्योंकि जब आर्यन ने उसे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को सिटी हॉस्पिटल केवल 20 मिनट में पहुंचने के लिए कहा था, तब उसके पास टाइम बहुत कम था। उसने कैसे डॉक्टर्स को इतनी जल्दी यहाँ बुलाया है, ये केवल वही जानता था। आर्यन ने बिना कोई और बात सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ ही पलों में आर्यन की कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और अर्नब जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। आर्यन माही को गोद में लिए भागते हुए अस्पताल के अंदर गया। आर्यन को इस तरह माही को गोद में लिए भागते देख वहां मौजूद हर किसी का ध्यान आर्यन की तरफ चला गया। माही के पूरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे, उसका बहुत सारा खून बह चुका था। माही बेहोशी की हालत में थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद थी। सर, आप इन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए, हमें इनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना होगा। आर्यन ने माही को स्ट्रेचर पर लेटा दिया और उसका हाथ पकड़े ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगा। डॉक्टर ने आर्यन को रोकते हुए कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले आर्यन ने अपनी खूंखार आंखों से उसे देखते हुए कहा, शट योर ब्लडी माउथ। आर्यन को देखकर वह डॉक्टर बहुत डर गए। उन्होंने आर्यन को कुछ और कहने की हिम्मत तक नहीं की। आर्यन फिर माही के साथ ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। वो एक पल के लिए भी माही को खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। उसने अभी भी माही का हाथ पकड़ रखा था। आर्यन और डॉक्टर की टीम माही के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। अर्नब ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा था। वो तो जैसे सदमे में था। आर्यन ने उसे पहले ही पूरा हॉस्पिटल खाली करवाने को कह दिया था। आर्यन के कहने पर आधे घंटे में ही उसने पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया। उसे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे उन सभी को आर्यन के पर्सनल हॉस्पिटल में भेज दिया था। आर्यन नहीं चाहता था यहाँ पर माही पर कोई भी खतरा आए, इसलिए आर्यन ने ऐसा किया था। आर्यन की आर्मी और उसके सारे पर्सनल बॉडीगार्ड भी अस्पताल को चारों तरफ से घेर रखा था। माही को ऑपरेशन थिएटर में गए हुए अब 1 घंटा होने वाला था। डॉक्टर माही का इलाज कर रहे थे। आर्यन वही माही के पास उसका हाथ पकड़े खड़ा था। ऋषभ और देव को भी अब तक आर्यन पर हुए हमले के बारे में खबर मिल चुकी थी। उन्हें आर्यन की आर्मी से पता चला कि आर्यन इस वक्त हॉस्पिटल गया है। वह तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल आ गए। उन दोनों को यही लग रहा था कि आर्यन को शायद चोट लगी है, इसीलिए वह अस्पताल में है। ऋषभ और देव घबराते हुए अस्पताल की कॉरिडोर में भागते हुए आए। उन दोनों के चेहरे पर ही परेशानी साफ देखी जा सकती थी। देव ने जैसे अर्नब को देखा उसने तुरंत पूछा, भाई कहाँ है? भाई ठीक तो है ना? वह हॉस्पिटल क्यों आए हैं? क्या उन्हें ज्यादा चोट लगी है? देव के सवाल सुनकर अर्नब हैरान था। तुम चुप क्यों हो? अर्नब, आर्यन कहाँ है? ऋषभ ने इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर अर्नब ने तुरंत जवाब दिया, आर्यन सर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। अगर भाई को चोट नहीं लगी तो भाई है कहाँ? देव ने कहा। भाई ठीक तो है ना? वह हॉस्पिटल क्यों आए हैं? क्या उन्हें ज्यादा चोट लगी है? देव के सवाल सुनकर अर्नब हैरान था। तुम चुप क्यों हो? अर्नब, आर्यन कहाँ है? ऋषभ ने इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर अर्नब ने तुरंत जवाब दिया, आर्यन सर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। अगर भाई को चोट नहीं लगी तो भाई है कहाँ? देव ने कहा। देव और ऋषभ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर अर्नब कहना क्या चाहता है। अर्नब जो खुद वहाँ कंफ्यूज खड़ा था उसने ऋषभ और देव को सब कुछ बताते हुए कहा, सर हम पर अटैक हुआ था, हम लोग दुश्मनों से लड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से आर्यन सर कार से बाहर आ गए। वह लगातार वाइफी एक ही नाम बोल रहे थे। हम सब आर्यन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत बार वापस कार में बैठने के लिए भी कहा पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और जिस सीक्रेट बॉडीगार्ड को हमने आर्यन सर के लिए हायर किया था आर्यन सर उसकी तरफ जाने लगे। इसी बीच दुश्मनों ने आर्यन सर पर अटैक किया और उन पर गोली चला दी पर वह सीक्रेट बॉडीगार्ड बीच में आ गई और इसी चक्कर में उसे गोली लग गई। आर्यन सर उसे अपनी गोद में लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए हैं और अभी वह ऑपरेशन थिएटर में उसके साथ ही है। अर्नब की पूरी बात सुनकर ऋषभ देव पूरी तरह से हैरान थे। ऐसे अटैक होने पर आर्यन का कार से बाहर आना बिल्कुल भी से नहीं था। अगर आर्यन को गोली लग जाती तो क्या होता वह सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आर्यन उस बॉडीगार्ड को वाइफी क्यों बुला रहा था। देव ने अर्नब की तरफ देखते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, उस सीक्रेट बॉडीगार्ड का नाम क्या है? देव की बात सुनकर ऋषभ ने भी अर्नब की तरफ देखा। अर्नब ने कहा, माही। वह एक नाम सुनकर ऋषभ और देव अपनी जगह पर ही जम गए। हाँ, यह वही नाम था जो उन सब के दिलों के बहुत करीब था। देव की आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। देव ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में भाभी जिंदा है? देव ने ये बहुत धीमी आवाज में कहा था। देव और ऋषभ का रिएक्शन देखकर अर्नब समझ गया जो वह सोच रहा था शायद वह सच है। माही आर्यन की बीवी हो सकती है।
ऋषभ देव को कोई जवाब देने की हालत में ही नहीं था। वह खुद अर्नब की बात सुनकर शॉक में था। वह लोग कुछ कहते इससे पहले ही ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और दरवाजा खुला। देव और ऋषभ ने तुरंत उस तरफ देखा तो डॉक्टर की टीम बाहर आ रही थी। देव ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर पूछा पेशेंट कैसा है। डॉक्टर देव को अच्छे से जानते थे। उन्होंने देव की तरफ देखकर कहा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हमने गोली निकाल दी है और उनकी जान भी अब खतरे से बाहर है। उन्हें होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप सब उनका ध्यान रखें, उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। ये कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही देव भागते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया। जैसे ही देव ने ऑपरेशन थिएटर में अपना कदम रखा वह वहीं रुक गया। वह सामने देख रहा था जहां माही बेजान सी बेड पर पड़ी थी और आर्यन उसके पास से उसका हाथ पकड़े बैठा हुआ था। आर्यन एक तक माही को ही देख रहा था। माही को देखते ही देव की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, देव ने कहा। ये सच था, आर्यन माही से सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर देव माही का रिश्ता भी सबसे अलग था। देव के लिए माही उसकी दोस्त, उसकी माँ, उसकी भाभी सब कुछ थी। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देव अभी भी वही दरवाजे पर ही खड़ा था। ऋषभ जो देव के पीछे आ रहा था वह भी वही खड़ा आर्यन माही को देखने लगा। ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने देव के कंधे पर हाथ रख कहा सच में माही जिंदा है। ऋषभ की बात सुनकर देव अपने होश में आया। उसने रोते हुए ऋषभ की तरफ देखा और तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। ऋषभ की आंखें भी इस वक्त नम थी। उसे अपने सामने हो रहे इस जादू पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आर्यन को भी देव ऋषभ की आवाज सुनाई पड़ चुकी थी और फिर भी उसने उनकी तरफ नहीं देखा। वह नहीं चाहता था कि उसका ध्यान एक पल के लिए भी माही से हटे। उसे डर था कहीं माही उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। भाई, देव ने कहा और आर्यन के पास गया। आर्यन को कुछ भी बोलता ना देखकर देव ने आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रख कहा भाई भाभी जिंदा है। देव की बात सुनकर आर्यन ने देव की तरफ देखा और फिर कहा पर कहीं है मेरा कोई सपना तो नहीं। ये कहते हुए आर्यन की चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। हर पल उसे है डर सता रहा था कहीं यह उसका कोई सपना तो नहीं जो उसकी नींद से उठते ही टूट जाएगा। ये सपना नहीं है भैया, ये हकीकत है। भाभी सच में हमारे सामने है, देव ने कहा। देव की बात सुनकर आर्यन ने तुरंत खड़े होकर देव को अपने गले लगा लिया। आर्यन देव को ऐसी देखकर ऋषभ भी इमोशनल हो गया। वह अच्छे से जानता था इन 20 सालों में सब पर क्या बीती थी। हर कोई जिंदा तो था पर अपने दिल में एक दर्द लिए। इन सब से अनजान माही अभी गहरी नींद में सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना इंटरप्राइजेज में श्रेयांश की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिस वजह से श्रेयांश अक्षु को ज्यादा परेशान नहीं कर पाया। जैसे ही श्रेयांश की मीटिंग खत्म हुई तब तक ऑफिस ओवर भी खत्म हो चुके थे। अक्षु जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। उसे रूम से मिलना था। श्रेयांश मीटिंग रूम से बाहर आया तभी उसकी नजर अक्षु पर पड़ी जो बाहर की तरफ जा रही थी। अक्षु को जाते देखकर श्रेयांश ने अपने कदम भी उसी तरफ घुमा दिए और पीछे से अक्षु को आवाज देते हुए कहा अंडरस्टैंड असिस्टेंट। श्रेयांश की आवाज सुनकर अक्षु के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अच्छे से पता था श्रेयांश उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। क्या तुम भूल गई हो? तुम्हें मेरी बिना कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए अक्षु के पास आकर कहा। अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखा और फिर कहा सॉरी सर, पर मुझे आज जल्दी घर जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने इमरजेंसी लीव पहले ही आपके मैनेजर को दे दी है। अक्षु की बात सुनकर श्रेयांश ने कुछ नहीं कहा और अक्षु को अपने साथ लिफ्ट में चलने का इशारा किया। अक्षु श्रेयांश के साथ लिफ्ट में चली गई पर उसने ध्यान नहीं दिया। श्रेयांश ने लिफ्ट में आने से पहले अपने बॉडीगार्ड के हेड को कुछ इशारा किया था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी जहां पहले से ही श्रेयांश के बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। श्रेयांश ने अक्षु की तरफ देखा और फिर कहा तुम कैसे जाओगी? श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने उसे घूरते हुए कहा अंडरस्को लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जैसे मैं यहाँ से आई थी वैसे ही मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी। ये कहते हुए अक्षु ने अपनी स्कूटी की तरफ देखा जिसके दोनों टायर पंचर थे। अपनी स्कूटी की टायर पंचर देखकर अक्षु शॉक रह गई। सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। अक्षु ने खुद से ही कहा। उसने देखा तो उसकी स्कूटी अब कहीं से भी चलने लायक नहीं लग रही थी। ये देख श्रेयांश के होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह सब कुछ श्रेयांश का ही किया धरा था। उसने फिर अपनी मुस्कान को छुपाते अक्षु से कहा अंडरस्को मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जल्दी जाना था ना। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखा और उदासी से कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे मैनेज करोगी? यहाँ कोई कैब या ऑटो भी नहीं आता है, श्रेयांश ने कहा। श्रेयांश की बात सुनकर अक्षु कुछ सोच ही रही थी तभी वहाँ एक बुलेट आकर रुकी। श्रेयांश अक्षु ने उस तरफ देखा तो उस बुलेट पर रूह सवार थी। रूह ने अपना हेलमेट उतारा और अक्षु की तरफ देख उसे आंख मारते हुए कहा अंडरस्को आइटम जल्दी आ जा। रूह को देखते ही अक्षु के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके लिए रूह आज किसी फरिश्ते से काम नहीं थी। वह श्रेयांश के साथ नहीं जाना चाहती थी। वही श्रेयांश कंफ्यूजन में रूह को देख रहा था। वह रूह को नहीं जानता था। वह आज रूह से पहली बार मिला था। ये लड़की कौन है? श्रेयांश ने रूह की तरफ देखती हुई अपने मन में कहा। रूह के पास जाने से पहले अक्षु ने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा सर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी दोस्त के साथ चले जाएंगे।
ये कहते हुए अक्षु तुरंत रूह के पास जाकर उसके बुलेट पर बैठ गई और रूह ने एक नजर ध्यान से श्रेयांश की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बुलेट स्टॉप कर वहां से निकल गई। श्रेयांश वही खड़ा रह अक्षु को जाते हुए देखता रह गया। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। वह तो चाहता था अक्षु उसके साथ जाए, इसलिए ही तो उसने अक्षु की स्कूटी के टायर पंचर करवाए आए थे। कोई बात नहीं, आगे से तुम हर दिन मेरे साथ ही जाने वाली हो, श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कार में बैठ गया। उसने पहले ही अपनी बॉडीगार्ड के हेड से अक्षु की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। क्या ये वही तेरा हैंडसम मॉन्स्टर श्रेयांश खुराना था? बाइक चलाते हुए रूह ने अक्षु से पूछा। रूह की बात सुन अक्षु ने मुंह बनाते हुए कहा, अनस को हैंडसम कम और अकड़ू ज्यादा है। अक्षु की बात सुनकर रूह हंसने लगी। तभी अक्षु ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रूह के चेहरे पर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए और स्माइल कहीं छूट सी गई। तभी अक्षु ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रूह के चेहरे पर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस आ गए और स्माइल कहीं छूट सी गई। आगे क्या करना है? अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुनकर रूह ने सपाट लहजे में कहा, हमें 3 घंटे बाद लेने के लिए जाना होगा, हम और ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है, तुम अभी अपार्टमेंट चलो ताकि किसी को भी हम पर डाउट ना हो। पहले वहाँ पैकिंग करते हैं, उसके बाद आगे का सोचते हैं। अक्षु की बात सुनकर रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, देख मेरी एमएस कितनी अच्छी है, अगर मुझे पहले पता होता वह तुझे इस तरह घर पर रहने के लिए ही बुला लेगी तो मैं तुझे कब का उनसे मिलवा देती। रूह की बात सुनकर अक्षु हंसने लगी। वो सच में बहुत अच्छी है, फिर भी तुम उन्हें कितना परेशान करती है, अक्षु ने कहा। अक्षु की बात सुनकर रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, अनस को वह तो मेरा प्यार दिखाने का तरीका है, परेशान मैं तुझे भी तो करती हूँ। रूह की बात सुन अक्षु मुस्कुराती। थोड़ी देर में ही वो दोनों अक्षु की अपार्टमेंट में पहुंच गए। अक्षु और रूह ने मिलकर जल्दी जल्दी सारी पैकिंग की। दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद देवेश ने देखा रूही हॉल में ही किसी से फोन पर बात कर रही थी। देवेश ने आहिर की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए धीमे धीमे कदमों से रूही की तरफ जाने लगा। उसने रूही के पास जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख के, बताओ कौन हूँ मैं? रूही जो फोन कर बात कर रही थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनस को मेरा पागल बंदर। यह कहते हुए रूही ने देवेश का हाथ हटाया और फिर देवेश की तरफ देखकर कहा, अनस को तुम अभी भी नहीं सुधरेना। देवेश ने मुस्कुराते हुए रूही को अपने गले लगाकर कहा, मैं कभी नहीं सुधरने वाला। रूही ने अपनी गर्दन ना हिलाई और फिर मुस्कुराते हुए देवेश को अपने गले लगा लिया। तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम आने वाले हो, क्या तुम इतने बड़ी हो गए हो जो अब कुछ बताओ कि भी नहीं? रूही ने देवेश को डांटते हुए कहा। रूही की बात सुनकर देवेश ने मुंह बनाते हुए कहा, अनस को मुझे तो विधान भैया ने ही मना किया था और मैं बड़ों की बात नहीं डालता, आपने मुझे यही तो सिखाया है। देवेश की बात सुनकर आहिर जो वहाँ खड़ा था उसने ऊपर अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, अनस को चाची यह झूठ बोल रहा है। आहिर के इतना बोलते ही रूही ने तुरंत देवेश के कान पकड़ लिए और उसे जोर से खींचते हुए कहा, अनस को अपनी माँ से झूठ को बोलेगा? लगता है बाहर की बहुत हवा लग गई है तुम्हें, तुम्हारी सारी हवा में 1 मिनट में निकाल दूंगी। रूही की बात सुनकर देवेश ने अपने कानों को उससे छुड़ाते हुए कहा, अनस को अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। देवेश की बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए उसका कान छोड़ दी है। देवेश का कान लाल हो गया था। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, आप भी ना मनब, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। देवेश कितना बोलता है। रूही जैसे ही देवेश का कान पकड़ने के लिए फिर से आगे आई, देवेश तुरंत भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया। उसने भागते हुए रूही से कहा, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला। देवेश को भागते देखकर रूही के होठों पर मुस्कान आ गई। देवी हमेशा से ही ऐसा था, वह बिल्कुल दिल पर गया था। शरारत करना तो जैसे उसके जीने का इकलौता मकसद था। आहिर अपनी रूम में आ गया, तभी उसके फोन पर विधान का कॉल आया, जिसे देखकर ही ने कॉल पर किया और फोन को स्पीकर पर रख बेड पर रख वह रूम से अपना शर्ट निकलने लगा। तभी आहिर के रूम में देवेश भी आ गया। वह कुछ कहता है, इससे पहले उसे विधान की आवाज सुनाई थी, आहिर पापा तो घर पर है ही नहीं, तुमने बोला था पापा हम घर पर ही मेरा वेट कर रही है। विधान की बात सुनकर देवेश तुरंत अंदर आखिर विधान से कॉल पर कहा, मेरे पापा भी घर पर नहीं है। भैया कहीं आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? देवेश और विधान की बात सुनकर आखिर में कहा हो सकता है उन्हें कोई काम आ गया हो। हाँ ये हो सकता है, क्या आर्य चाचू घर पर है? विधान ने पूछा। विधान की बात सुनकर देवेश ने उदासी से कहा, नहीं वह भी घर पर नहीं है, मेरा वेलकम कितना फीका फीका हुआ है। देवेश की बात सुनकर आई नहीं उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन नाम दिला दी। थोड़ी देर बात करने के बाद विधान ने कॉल कट कर दिया और देवेश भी आंचल से मिलने के लिए उसके कॉलेज के लिए निकल गया। पापा चाचू और ऋषभ अंकल का एक साथ गायब होना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। हाँ ही नहीं, खुद से ही कहा। उसने तुरंत अपना फोन लिया और राणा को कॉल किया, पर अर्णव ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखा ही के चेहरे के एक्सप्रेशन सीधे सो गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब अर्णव के पास अहीर का कॉल आ रहा था, तब ऋषभ ने ही एक बार अर्णव को कॉल पिक करने के लिए मना किया। जब तक उन लोगों को पता नहीं चल जाता माही उनके पास क्यों नहीं आती, तब तक वह किसी को भी कुछ नहीं बता सकते थे। इसलिए उनमें से किसी ने किसी को भी जिंदा होने के बारे में नहीं बताया। लगभग 3 घंटे बाद माही को धीरे धीरे होश आने लगा। माही के पलके जैसे ही खुली, आर्यन ने तुरंत माही की तरफ देखते हुए कहा, माही।
धीरे धीरे माही की आंख पूरी खुल गई। उसे अब आर्यन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, पर वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी। माही अपनी कंफ्यूजन भरी नजरों से चारों तरफ देख रही थी। वो समझ गई वो इस वक्त अस्पताल में है। तभी उसकी नजर अर्णव पड़ गई, जो वहाँ साइड में खड़ा था। माही ने आर्यन को इग्नोर किया और अर्णव की तरफ देखते हुए कहा, सर क्या सब कुछ ठीक है? माही को खुद को इग्नोर करता देखकर आर्यन शॉक रह गया। आर्यन के साथ ऋषभ, देव और अर्णव ने भी माही की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया वह क्या करे, इसीलिए उसने अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दी। वाइफी, आर्यन ने माही की तरफ देखकर कहा। उसने माही का हाथ कसकर पकड़ रखा था। माही ने आर्यन की तरफ देखा और फिर कंफ्यूजन में अर्णव से पूछा, अर्णव सर ये मुझे वाइफी क्यों बुला रहे हैं? माही की बात सुनकर आर्यन हैरान रह गया। आर्यन के साथ ऋषभ और देव भी पूरी तरह से शॉक में थे। अर्णव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाइफी तुम ये क्या बोल रही हो? तुम क्या मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज हो? अगर हो तो भी तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा। इस तरफ देखो, आर्यन ने बेचैनी से कहा। आर्यन की बात सुनकर माही ने आर्यन की तरफ देखा और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, प्लीज सर मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपको नहीं जानती हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। माही ने आर्यन का हाथ अपने हाथ से हटा दिया। माही के हर एक शब्द आर्यन को तीर की तरह लग रहे थे। भाभी आप ये क्या कह रही है? आप हमारे पास वापस क्यों नहीं आई? आपको पता है भाई और आहिर आपको कितना मिस करते थे। हम सब लोगों ने कैसे इतने साल आपके बिना बताए हैं। देव ने आगे आकर कहा। माही ने देव की तरफ देखा और फिर कहा, आप कौन है? क्या आप मुझे नहीं जानती? मैं देव, आप ऐसा क्यों कर रही है? देव ने माही के पास आते हुए कहा। देव की बात सुनकर माही ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं आप में से किसी को भी नहीं जानती। अर्णव सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप प्लीज इन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। वो क्यों कुछ बोलेगा? तुम मेरी वाइफ हो। माही आर्यन सिंह रजावत। वाइफी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं? क्या तुम मुझे भूल गई? मैं आर्यन हूँ, तुम्हारा आर्यन। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी जान निकली जा रही है। आर्यन ने रुड़े गले से माही से कहा। उसने माही के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। आर्यन की बात सुनकर माही ने आर्यन को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, दूर हटिए मुझसे, मैं आपको नहीं जानती। मैं सिर्फ आपकी सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, तो बार बार मुझे अपनी वाइफ बोलना बंद कीजिए। माही ने इस बार गुस्से में कहा। माही के धक्का देने से आर्यन माही से दूर हो गया। उसकी तो मानो जान ही निकल गई हो। माही के चेहरे में सच में एक रूखापन था, जो आर्यन को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसकी वाइफ ने उसे धक्का दिया है। आर्यन के साथ साथ यही हाल ऋषभ और देव का भी था। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यन की हालत देखकर देव की आंखों में नमी तैर गई। उसने माही की तरफ देखा। वह कुछ कहता इससे पहले ही माही अपने सिर को पकड़ दर्द से चिल्लाने लगी। आह मेरा सर, माही दर्द से चिल्ला रही थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। आर्यन ने जब माही को इतने दर्द में देखा तो उसने तुरंत माही को अपने गले लगा लिया। क्या हुआ माही, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? पर माही इस वक्त आर्यन के किसी भी सवाल के जवाब देने के हालात में नहीं थी। वो बस अपने सर को पकड़े दर्द से चिल्लाई जा रही थी। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। माही को दर्द में तड़पता देखकर देव ने चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाया। दर्द से माही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ऐसे ही अपने सर को पकड़े आर्यन की बाहों में बेहोश हो गई। डॉक्टर तुरंत माही के वार्ड में आए। आर्यन ने डॉक्टर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, माही को क्या हुआ है? वह ऐसे बेहोश क्यों हो गई? उसे इतना दर्द क्यों रहा है? मेरी माही मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? क्या हुआ है उसे? आर्यन को पैनिक होता देखकर ऋषभ ने आर्यन को आगे जाकर संभाला। आर्यन की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आर्यन की हालत देखकर देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे जाकर आर्यन को संभालते हुए कहा, भाई भाभी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ये कहते हुए देव की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ और देव ने मिलकर आर्यन को संभाला। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर जल्दी से माही को चेक करने लगे, पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माही के सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि गोली तो माही के दिल के पास लगी थी। तभी एक नर्स भागते हुए वार्ड के अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर आपको ये देखना चाहिए। नर्स के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर समझ गया जरूर कोई सीरियस बात है।
डॉक्टर ने तुरंत वह फाइल ली और उसे पढ़ने लगा। उस फाइल को पढ़ते हुए डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या है इस फाइल में? ऋषभ ने पूछा। ऋषभ की बात सुनकर डॉक्टर ने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, हमने मिस माही का फुल बॉडी चेकअप करवाया था। उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। अगर रिपोर्ट्स आ गई तो बताओ माही को क्या हुआ है, वरना अगले पल मैं तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज इतनी डरावनी आवाज थी जिसे सुनकर डॉक्टर भी एक पल के लिए कांप गया। सर, मैम को कुछ सालों पहले एक क्रिटिकल हेड इंजरी हुई थी। उनकी सर्जरी भी की गई थी, पर शायद उस इंजरी के बाद वह अपनी मेमोरी खो चुकी है, इसीलिए वह किसी को पहचान नहीं पा रही, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन जैसे अपनी जगह पर ही जम गया हो। उसे आगे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वही ऋषभ भी हैरान हो गया। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, देव ने आगे जाकर डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हुए कहा। अर्णव ने आगे जाकर देव को डॉक्टर से अलग किया। डॉक्टर ने खुद को संभाला और फिर आगे कहा, सर, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर हमने इनको जबरदस्ती सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो इससे मैं की जान को खतरा हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा डॉक्टर, ऋषभ ने कहा। सर, कोई रास्ता नहीं है, हमें मैं की मेमोरी खुद से आने का वेट करना होगा। हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पर मेडिसिन इफेक्ट करेगी या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन सुन हो चुका था। उसने बेड पर लेटी माही की तरफ देखा, जो बड़े चैन से इस वक्त आंखें बंद कर सो रही थी। डॉक्टर ने माही को इंजेक्शन दे दिया था। डॉक्टर वहां से जा चुके थे। डॉक्टर के पीछे पीछे आर्यन भी माही के वार्ड से बाहर निकल गया। आर्यन हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। आर्यन के कानों में बार बार माही के शब्द गूंज रहे थे, दूर हटिए मुझसे, मैं आपको नहीं जानती, मैं सिर्फ आपकी सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, तो बार बार मुझे अपनी वाइफ बोलना बंद कीजिए। आर्यन ने गुस्से में अपने सामने मौजूद कांच के दरवाजे पर अपना हाथ दे मारा। वह सारा कांच एक झटके में टूटकर बिखर गया। आर्यन जोर से चिल्लाया। वह वहीं जमीन पर चिल्लाते हुए बैठ गया। ऋषभ और देव ने जब आर्यन की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह दोनों भागते हुए माही के वार्ड से बाहर आए। ऋषभ और देव ने जब आर्यन को देखा वो दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या ये वही आर्यन सिंह राजावत था जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है? आर्यन वहां जमीन पर बैठे जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। उसके चारों तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ था। आर्यन को इस तरह देखकर देव और ऋषभ भी टूट रहे थे। आर्यन के हाथ वहां मौजूद कांच के टुकड़ों पर थे। आर्यन ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई जिससे कांच के टुकड़े आर्यन की हथेली में टूटने लगे, पर आर्यन को तो जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। आर्यन का खून वही फ्लो पर गिरने लगा। देव और ऋषभ भागते हुए आर्यन के पास आए। आर्यन, संभालो खुद को, ऋषभ ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। आर्यन ने ऋषभ की तरफ देखा और उसे अपने गले लगाकर रोते हुए कहा, ऋषभ, मेरी माही मुझे नहीं पहचान रही है, वह मुझे भूल गई है, उसे मैं याद नहीं हूँ, वह मुझे खुद से दूर धक्का दे रही है, कैसे बर्दाश्त करूँ मैं ये, मेरी जान जा रही है, मेरी माही को मैं याद कैसे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए आर्यन की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आर्यन की ऐसी हालत देखकर ऋषभ और देव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो आर्यन, सब ठीक हो जाएगा, भाभी को जरूर सब याद आ जाएगा, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से में ऋषभ को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, कैसे चिंता न करूं? अगर मैं उसे याद नहीं आया तो, अगर माही मुझसे दूर हो गई तो मैं क्या करूंगा? उसने मुझे खुद दूर जाने को कहा, वो मुझे अपने पास भी नहीं देखना चाहती, अब मैं क्या करूंगा? आर्यन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। आर्यन वही घुटनों के बल फ्लोर पर बैठ गया। आर्यन की ये हालत देखकर देव भागते हुए आर्यन के पास आया। उसने जमीन पर बैठ तुरंत आर्यन को अपने गले लगाते हुए कहा, भाई संभालिए खुद को प्लीज, भाभी को कुछ नहीं होगा, उन्हें सब याद आ जाएगा, हम उन्हें सब याद दिला देंगे, वह आपसे बहुत प्यार करती है, ज्यादा देर तक वह आपसे नाराज नहीं रह पाएगी। देव के इस तरह गले लगाने से आर्यन देव के गले लग जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का उसे खुद से दूर धक्का देना याद आ रहा था। जिस माही की वो जान था वह आज उसके लिए अनजान बन चुका था। देव और ऋषभ ने आर्यन की ऐसी हालत 20 साल पहले देखी थी, जब माही उन सबको छोड़कर गई थी। माही के उस खाई में गिरने के बाद से ही आर्यन ने तो मानो इस दुनिया से वास्ता ही तोड़ दिया था। 5 साल तक आर्यन अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। दिन रात आर्यन की आंखों से आंसू बहा करते थे। आज आर्यन की हालत वैसी ही थी।
ऋषभ ने भी आगे जाकर आर्यन को अपने गले लगाते हुए कहा, हम भाभी को ठीक कर देंगे। आर्यन, खुद को संभालो, अगर तुम हार मान गए तो भाभी को ठीक कैसे करोगे। अर्णव, जो वही माही के वार्ड के दरवाजे के पास खड़ा था, उसने जब अपने तीनों बॉस की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखें भी नम हो गई। वह तीनों आदमी जो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, वह आज एक औरत के लिए पागलों की तरह रो रहे थे, जिनके आगे पूरी दुनिया झुकती है, जिन्हें किसी के आंसू से फर्क नहीं पड़ता। वह आज माही के लिए कैसे रो रहे हैं। देव और ऋषभ ने मिलकर आर्यन को संभाला, जो उनके लिए काफी मुश्किल था। रूह और अक्षु मिलकर पैकिंग करने लगी। पैकिंग करते हुए रूह ने अक्षु की तरफ देखकर कहा, वैसे कुछ भी बोलो, तुम्हारा बॉस है बहुत हैंडसम, मैं तो कहती हूँ उन्हें ही मेरा जीजू बना लो। अक्षु ने अपनी आंखों छोटी कर रूह को घूरा, फिर अपने हाथ में मौजूद पिल्लों को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, अगर तेरे मन में ये प्यार फिर कभी आया ना तो तेरी जान ले लूंगी। रूह ने तुरंत अक्षय के उसे पिल्लू को कैच करके हंसते हुए कहा, अरे इसमें गलत क्या है, बंदा हैंडसम है, अमीर है, ऊपर से तेरे ऊपर लट्टू है, और क्या चाहिए, वरना मेरे वाले को देख जो मेरी तरफ ध्यान रख नहीं देता। ये कहते हैं रूह नहीं अपना मुंह बना लिया। तुम ये सब छोड़ो, जल्दी जल्दी सारा काम करने, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अक्षु की बात सुन रूह ने अपनी गर्दन हिलाई। उन दोनों ने सारे सामान को जल्दी जल्दी इकट्ठा किया और फिर एक जगह रख दिया। उन्हें बस अब ये सारा सामान रूह के घर तक लेकर जाना था। अक्षु ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, सिर्फ आधा घंटा और बाकी है, हम सामान बाद में लेकर चले जाएंगे, पहले में काम कंप्लीट करना होगा। अक्षु की बात सुन रूह ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद उन दोनों ने अक्षु के फ्लैट को लॉक किया और तुरंत वहां से निकल गई। दूसरी तरफ आर्यन ने खुद को संभाल लिया था। वह इस वक्त अस्पताल के वीआईपी रूम में सोफे पर बैठा था, बिल्कुल किसी राजा की तरह लग रहा था, और उसके सामने था अर्णव, वरना जो किसी भी बिल्ली की तरह आर्यन को देख रहा था, जैसे पता नहीं उसने कितना ही बड़ा अपराध कर दिया हो। अर्णव को डरता देखकर देव ने धीरे से ऋषभ के कान में कहा, यह अर्णव क्यों डर रहा है। देव की बात सुन ऋषभ ने आर्यन के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस चेहरे को देखकर कोई भी डर जाए। ऋषभ की बात सुन देव ने आर्यन की तरफ देखा, जो सच में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा। बोलो। आर्यन के मुंह से बस यही एक शब्द मतलब आर्यन के सवाल करते ही अर्णव ने तुरंत बताना शुरू किया। अर्णव, सर माही से में लेडी बॉस। अर्णव को रोकते हुए आर्यन ने धीमी पर गुस्से भरी आवाज में कहा। आर्यन के रोकने से अर्णव को अपनी गलती रियलाइज हुई। उसने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर आगे कहा, सर लेडी बॉस को मैंने ऑडिशन में देखा था, जहां वह आपके सीक्रेट बॉडीगार्ड का ऑडिशन देने आई थी। आपको लड़कियां पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आहिर और ऋषभ सर से पूछकर उन्हें हायर किया था। उन्हें हर वक्त अपने चेहरे पर मास्क को सर पर कैप लगानी थी, जिससे आप उन्हें देख ना पाए। पिछले 10 दिनों से लेडी बॉस आपकी सीक्रेट बॉडीगार्ड थी, इस बारे में आहिर सर और ऋषभ सर को अच्छे से पता था। अर्णव की बात सुनते ही आर्यन ने अपनी खतरनाक नजरों से ऋषभ को देखा। ये देखकर ऋषभ ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर इतने अटैक्स हो रहे थे, इसलिए हम बस तुम्हारे लिए सीक्रेट बॉडीगार्ड रख रहे थे, और माही भाभी को तो तुम भी अच्छे से जानती हो, उनसे अच्छा बॉडीगार्ड तुम्हें कहाँ मिलता। अर्णव ने जब बताया भाभी ऑडिशन में सबसे बेस्ट है, तो मैं आहिर ने उन्हें हायर करने को कह दिया। आर्यन ने ऋषभ की बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने अर्णव, देव और ऋषभ से कहा, मुझे जल्द से जल्द माही की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। पिछले 20 सालों से वह कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी। आर्यन की बात सुनकर अर्णव ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर कहा, सर अभी के लिए हमारे पास माही मैक का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स फुल की थी। इंटरव्यू पेपर में भी उन्होंने अपने बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज लिखी थी। आई वॉन्ट द पेपर्स, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनते ही अर्णव की तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपना फोन निकाल जल्दी से किसी का कॉल करने लगा। देव ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, कहीं भाई को सदमा तो नहीं लगा है। भाभी की याददाश्त जाने की वजह से देव को आर्यन का बिहेवियर अजीब लग रहा था। अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली तो जरूर तुम्हारी याददाश्त भेज देगा, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर देव ने उसे घूरकर देखा और चुप हो गया। आर्यन, अब आप क्या करोगे, ऋषभ ने आर्यन से पूछा। आर्यन, जो वहाँ कब से शांत बैठा था, उसने ऋषभ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर छोटी मुस्कान आ गई। करना क्या है, फिर से कहानी की शुरुआत होगी। एक बार फिर मुझे वाइफी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करना होगा। आर्यन की बात सुनकर देव और ऋषभ कंफ्यूज हो गए। देव ने कंफ्यूजन में कहा, और आप ऐसा करोगे कैसे। आर्यन ने देव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। देव और ऋषभ एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में आगे। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। ऋषभ देव की तरफ देखकर अर्णव इतना तो समझ गया कि वह दोनों ये फाइल आर्यन को नहीं देने वाली। अर्णव ने गहरी सांस ली और हिम्मत कर माही के बाग के अंदर चला गया। ये देख देव ने कहा, अब क्या होगा, ये देखने के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा, ऋषभ ने कहा। और फिर देव की तरफ देख बोर्ड के अंदर चला गया। देव अंदर जाना तो नहीं चाहता था, पर वह बाहर है भी नहीं पा रहा था।
इसलिए वह भी ऋषभ के पीछे पीछे माही के बोर्ड के अंदर चला गया। वह बोर्ड बहुत बड़ा वीआईपी रूम था जहां आराम से बहुत सारे लोग आ सकते थे। माही अभी भी इंजेक्शन की वजह से सो रही थी। उसे होश आने में काफी वक्त था। आर्यन के ठीक सामने अर्नब खड़ा था। आर्यन ने अर्नब की तरफ देखकर कहा, व्हाट हैपेंड? अर्नब ने लह फाइल आर्यन को देते हुए कहा, सर वह सारी डिटेल जो मैंने हमें दी थी। अर्नब की बात सुनकर आर्यन की नजर उसे फाइल पर गई। उसने उसे फाइल को अपने हाथों में लिया। देव ऋषभ दूर खड़े ये सब बड़े आराम से देख रहे थे। वह देखना चाहते थे इस फाइल को पढ़ने के बाद आर्यन का क्या रिएक्शन होने वाला है। वह अच्छे से जानते थे अभी यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। आर्यन ने फाइल का पहला पेज ओपन किया और डिटेल्स पढ़ने लगा। आर्यन की नजर सीधे मार्शल स्टेटस गई जहां मैरिड लिखा हुआ था। कुछ पल के लिए तो आर्यन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अचानक से उसने गुस्से में फाइल को नीचे फेंकते हुए अर्नब से गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें माही की डिटेल्स लेकर लाने को कहा था। ये तुम किसकी डिटेल्स लेकर आए हो? सर यह सारी डिटेल्स माही मैम की ही है जो माही मैम ने फिल की थी। मैंने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लाकर दिए हैं, अर्नब ने कहा। उनकी बात सुनकर आर्यन ने खतरनाक आवाज में कहा, अंडरस्टैंड, अगर यह कोई मजाक है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ये सच है, देव ने आगे आते हुए कहा। देव की बात सुनकर आर्यन शांत हो गया। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग माही शादीशुदा थी। आर्यन, देव और ऋषभ जानना चाहते थे आखिर माही ने किस शादी की है, कौन है वो आदमी जिसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। सभी काम को छोड़ दो और सबसे पहले उस आदमी को ढूंढो, जैसे भी वह मिले उसे उठाकर मेरे सामने लेकर आओ, आर्यन ने डरावनी आवाज में कहा। वह इतनी आसानी से उसे आदमी को कैसे छोड़ सकता था जिसने उससे उसकी माही छीन ली थी। यस सर, अर्नब ने कहा और फिर तुरंत वहां से बाहर निकालकर चला गया। पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था वह आगे क्या करने वाला है। उसके पास माही के हस्बैंड की ना कोई तस्वीर थी ना कोई इंफॉर्मेशन। ऐसे कोई उस इंसान को ढूंढना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। भैया अब आप क्या करने वाले हैं? देव ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने बड़े आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, मतलब करना क्या है? आर्यन को इतना कॉल बिहेव करता देखकर देव ने हैरानी में कहा, भाभी ने शादी कर ली, अब आप क्या करेंगे? कहीं आपको ये बात सुनकर सदमा तो नहीं लग गया? क्या मैं डॉक्टर को लेकर आऊं? उस आदमी को मार दूंगा, आर्यन ने छोटा सा जवाब दिया जिसे सुनकर ऋषभ देव दोनों हैरान थे। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता नहीं कौन होगा वह बदनसीब जो खुद यमराज को चैलेंज कर रहा है। भैया उस आदमी को छोड़ने नहीं वाले, देव ने अपने मन में कहा। उसे अब उस आदमी पर अभी से दया आ रही थी। वो तीनों बैठकर बातें करने लगी। माही तो अभी वैसे ही होश में नहीं थी। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था माही को इतनी जल्दी होश नहीं आने वाला। अक्षु रू की बाइक पर उसके अपार्टमेंट से निकल गई। वो दोनों मुंबई की जुहू बीच के पास के काफी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ सनसेट देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तुमने सच्ची यह जगह पसंद की है? अक्षु ने रू की तरफ देखते हुए कहा। रू जो अपनी बाइक से टेक लगाकर पॉपकॉर्न खा रही थी, उसने अक्षु की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, देखना कितनी अच्छी जगह है। रू की बात सुनकर अक्षु का मन कर रहा था वह उसे अभी सबक सिखाए। अगर अब यहाँ पर गर्मा गर्म पिज्जा मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना? रू ने खुशी से कहा। रू की बात सुनकर अक्षु से अपने आंखें छोटी कर घूर कर देखने लगी, जिसे देख रू का मुंह बन गया। वहाँ सबका ध्यान अब सनसेट की तरफ था। तभी रू और अक्षु के सामने एक बाइक जाकर रुकी। अक्षु ने देखा तो उस आदमी ने स्वीगी की शर्ट पहन रखी थी। वह फूड डिलीवरी वाला था। उसने अपने पीछे मौजूद बैग में से एक पिज्जा निकला और उसे रू को देते हुए कहा, डिलीवरी कंप्लीट, आप जल्दी यहाँ से निकल जाना, यहाँ खतरा हो सकता है। ये कहते हुए उसे डिलीवरी बॉय ने अपनी बाइक स्टॉप की और तुरंत वहाँ से निकल गया। डिलीवरी बॉय की बात सुनकर अक्षु ने हैरानी में रू की तरफ देखा। रू ने मुस्कुराते हुए अक्षु को आंख मार कहा, कैसा लगा मेरा आइडिया? रू की बात सुन अक्षु मुस्कुराने लगी। अक्षु ने कहा, तुम्हारा दिमाग कब से इतना चलने लगा? जब से मैं तेरे साथ रहने लगी हूँ। रू ने कहा। अक्षु और रू दोनों हंसने लगी। उसके बाद उस आदमी के जाने के बाद वह दोनों जल्दी ही वहाँ से निकल गई। अक्षु और रू अक्षु के अपार्टमेंट से सामान लेकर सीधे रह के घर चली गई। उन्होंने सामान वहाँ पर एडजस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ माही को धीरे धीरे होश आने लगा था। माही को होश आता देखकर आर्यन ने तुरंत माही की तरफ देखा। माही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने सामने आर्यन को देखकर माही ने कहा, आप फिर से यहाँ? मैंने कहा ना, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। ये कहते हुए माही उठने की कोशिश करने लगी। आर्यन जैसे ही माही को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, माही ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। ये देख तुरंत आगे आया। उसने माही की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस माही, वो हमें एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, पर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, आप चिंता मत करिए। ये कहते हुए देव ने माही को आराम से बेड पर टेक लगाकर बैठाया। कैसे गलतफहमी?
माही ने पूछा। माही की बात सुन देव ने कुछ सोचा और फिर आर्यन से कहा, भाई आप कुछ देर के लिए बाहर जाना। आर्यन देव की बात सुनकर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। आखिर देव करना क्या चाहता था, पर वो माही के सामने भी कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए आर्यन चुपचाप वार्ड से बाहर चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ देव, ऋषभ और माही थे। देव ने ऋषभ की तरफ देखा और फिर माही की नजरों से बचते हुए तुरंत अपनी आंखों में अपनी उंगलियां डालने लगा ताकि आंसू आने लगे। देव ने नकली आंसू के साथ माही की तरफ देखा और अपनी राहों से आवाज में कहा, मेरे भैया ठीक नहीं है। देव को इस तरह देखकर माही हैरान रह गई। उसने देव से पूछा, क्या हुआ आपके भैया को? वह अभी तो यहाँ थे, बिल्कुल ठीक। हाँ, वह भी यहाँ पर थे, पर वह दिमागी रूप से ठीक नहीं है। देव ने अपने आंसू भरी आंखों से माही की तरफ देखते हुए कहा। देव की एक्टिंग ऐसी थी कि कोई भी धोखा खा जाए। वहीं खड़ा ऋषभ भी हैरानी में देव को देख रहा था। उसे लगा नहीं था देव कुछ ऐसा कहने वाला है। मतलब? माही ने पूछा। मेरी भाभी कुछ सालों पहले मेरे भाई को छोड़कर चली गई, तब से भैया को हर एक लड़की में मेरी भाभी नजर आती है। वह थोड़े बच्चों जैसी हरकतें करने लगे हैं। उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, पर अभी तक भैया ठीक नहीं हो पा रहे। आज भी उन्हें आपके अंदर मेरी भाभी दिखाई दी थी। आप प्लीज मेरे भैया को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। ये कहते हुए देव माही के पास चेयर पर बैठ गया। देव की बात सुनकर माही हैरान थी। वही ऋषभ देव को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो। अगर आर्यन को ये सारी बातें पता चल गई तो वह जरूर देव को गोली मार देने वाला था। एक तरह से देव आर्यन को पागल ही कह रहा। देव को इमोशनल होता देखकर अब माही को बुरा लग रहा था कि उसने आर्यन के साथ ऐसा बिहेव किया। आप चिंता मत कीजिए सर, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। माही ने देव के हाथ रख कहा। माही की बात सुन देव ने अपनी गर्दन ऊपर कर माही के चेहरे की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे भाई की मदद करेंगे? प्लीज अगली बार जब भैया आपके साथ वैसे कोई हरकत करे तो आप उन्हें खुद से दूर धक्का मत दीजिएगा। अगर उन्हें पैनिक अटैक आ गए तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। देव की बात सुनकर माही ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वह भी अब आर्यन के साथ बड़ी सतर्क तरीके से रहने वाली थी। ये देख देव मुस्कुराने लगा। वही ऋषभ बेयकीनी से देव को देख रहा था। मैं भाई को अंदर भेजता हूँ, आप उनका ध्यान रखना, देव ने कहा। देव की बात सुनकर माही ने देव की तरफ देखा जैसे कह रही हो अभी उसका ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। गोली आखिर उसे लगी थी। देव ने अपने झूठे आंसू पहुंचे और फिर अपने पीछे मौजूद ऋषभ को देखा और मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। देव को देखकर ऋषभ अपनी गर्दन नामे हिलाकर रह गया। ऋषभ को अच्छा भी लग रहा। आज पूरे 20 सालों बाद उसने देव को ऐसे देखा था। माही के जाने के बाद से देव बिल्कुल बदल गया था। उसने सारी मजाक मस्ती एक साथ ही बंद कर दी थी। आज फिर से देव को वापस पहले जैसा देखा। ऋषभ को अच्छा लग रहा। देव माही के बोर्ड से बाहर गया। उसके पीछे पीछे ऋषभ भी वार्ड के बाहर आ गया। बाहर चेयर पर ही आर्यन बैठा था। क्या हुआ, तुमने माही से क्या कहा? आर्यन ने देव को देखकर पूछा। देव ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, कुछ नहीं भाई, वो मैंने बस उन्हें समझा दिया। हमें एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी और वह मान भी गए। आप चिंता मत करिए। कैसे समझाया? आर्यन ने पूछा। आर्यन का सवाल सुन देव ने तुरंत कहा, भाई आप अभी यहाँ खड़े रहोगे या अंदर जाकर उनसे बात भी करोगे? आप जल्दी अंदर जाइए। ये कहते हुए देव ने आर्यन को माही के वोट के अंदर भेज दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहा, बच गया। पर कब तक बच्चू? अगर आर्यन को अंदाजा भी लग गया तुमने माही के सामने उसे पागल बताया है तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऋषभ ने कहा। ऋषभ की बात सुनकर देव ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी वजह से भाभी भाई को अपने पास आने देगी, वरना वह उनका चेहरा तक नहीं दिखेंगी। माही में जैसे ही आर्यन को दरवाजे के पास देखा उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। माही की बात सुनकर आर्यन धीमे कदमों से माही के पास जाकर चेयर पर बैठ गया। वो बस माही के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी आगे बढ़कर माही को किस कर ले, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। आर्यन को खुद को इस तरह देखता पाकर माही को बहुत अजीब लग रहा था। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए माही ने कहा, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? माही की बात सुन आर्यन ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना फोन निकालकर माही के हाथ में दे दिया। माही ने आर्यन का फोन लिया और उसमें रूह का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही रहने कॉल पर किया, माही ने कहा, हेलो एम्स, कितनी रात हो गई, आप कहाँ हो और आपका फोन कहाँ है? मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, आपने एक बार भी मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, और आप अभी किसके फोन से मुझे कॉल कर रहे हैं? रूह ने एक साथ इतने सारे सवाल किया जिसे सुनकर माही के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा फोन खो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे पाए। माही ने कहा, वो आप घर कब आ रही हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और मेरे साथ अक्षु भी है, रूह ने कहा। रूह की बात सुनकर माही अपने मन में बहाना बनाने लगी। उसने कॉल पर कहा, तुम दोनों मेरा इंतजार मत करो, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे इमरजेंसी में मुंबई से निकलना पड़ा वक्त की वजह से। मैं कुछ दिनों तक बाहर ही रहूंगी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी।
पर एम्स अचानक से माही की बात सुन रूहानी हैरानी में कहा, जिसे सुन माही ने उसे समझाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रूह में जल्द ही वापस आ जाऊंगी। रूह ने ओके कहा। उसके बाद माही ने कॉल कट कर दिया। माही रूह को सच नहीं बता सकती थी, वरना रूह पैनिक कर जाती। यह बात माही भी अच्छे से जानती थी, रूह उससे कितना प्यार करती है। माही कॉल पर बात करते हुए इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? ये किससे बात कर रही थी? क्या यह उस आदमी से बात कर रही थी? आर्यन के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसका मन कर रहा था वह अभी फोन में घुसकर उस आदमी की जान ले ले, पर अभी वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। माही नहीं आर्यन का फोन वापस उसे देते हुए कहा, थैंक यू के बदले तो मुझे कुछ और भी दे सकती हो। आर्यन ने कहा। आर्यन भूल चुका था, माही की याददाश्त जा चुकी है और वह पहले की तरह थैंक यू की जगह माही से कुछ और नहीं ले सकता। माही कंफ्यूजन में आर्यन को देखने लगी और कहा, कुछ क्या? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।